सर, आपके करियर में बहुत सारे क्रिमिनल से आप मिले हो, तो कभी कोई इंटरेक्शन करते टाइम आपको कोई टफ लगा जिसको आपको अभी भी याद हो? दिल्ली पुलिस का टेक्नोलॉजी रिफॉर्म करना हो, या 42 बम ब्लास्ट का एनालिसिस करना हो, या पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हो, या ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को पकड़ना हो, इन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट है और इनकी जर्नी में वो पास ऑन हुआ है। उनका डिमिनियर हम्बल है, उनका माइंडसेट फियरलेस है, उनका कमिटमेंट अनसेकेबल है। कोई आदमी अमीर बन जाए, कैसे बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन क्रिमिनल ट्राइब्स को देखें तो ये क्या करते हैं कि रात्रि में कोई करने से पहले एक थाली में चावल डाल देते हैं, फिर उनके जोड़े बना के निकालते हैं। अगर पूरे जोड़े बन गए तो शुभ मुहूर्त है। तो ये सुपरस्टिशन है इन लोगों में। ठीक है, हम्बल होना का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्टनेस का ह्यूमिलिटी से मेरे हिसाब से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। इसका पासपोर्ट रिवोक किया था इमीडिएटली जब ये भागा था, ताकि इंग्लैंड से और आगे कहीं ना भाग पाए। ये भी उम्मीद थी कि जब इसका पासपोर्ट रिवोक किया गया है तो यूके वाले इसको वापस भेज देंगे, जो नहीं हुआ। तो हमें पूरा जो है इंडिया को पूरा एक्सट्रेडिशन प्रोसेस करना पड़ा उसके लिए, लाने के लिए। जो और एक केस भी था, राजन तिवारी वाला, गैंगस्टर वाला केस। ओके, तो अगर आपका मॉनिटरिंग है, आपका कंट्रोल है, तो आपका लीवे कम हो जाता है सबऑर्डिनेट्स का, और जब लीवे कम हो जाएगा तो करप्शन भी कंट्रोल होगा। अनऑफिशियली ये पता है कि भाई इसने असाइलम की कोई एप्लीकेशन दे रखी, वो पेंडिंग पड़ी है। ऑफिशियली कुछ नहीं पता अभी कि क्यों आ नहीं रहा है ये, कि ये स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में ट्राई होना चाहिए, और उसकी अपील लगभग 3 साल तक हाईकोर्ट में पड़ी रही कि क्या ये स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा, और वो आज तक भी पेंडिंग है। कई बार जूनियर को भेज देते हैं कि सीनियर जो है दूसरे कोर्ट में बिजी हैं जिसमें नहीं आना उनको। देन क्रिमिनल की भी ये कोशिश रहती है कि डेट पड़ जाए, क्योंकि वो चाहता है विटनेस को विन ओवर कर ले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट की जिन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा, ना कि उसमें रिफॉर्म करा, बट उन्होंने बहुत सारे नए चेंजेस भी लाए थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू पॉलिसीज एंड थ्रू मेंटरिंग ऑल्सो। सो लेट्स वेलकम मिस्टर करनाल सिंह। I am joined by Kamlesh Kumar Misra and Siddha Swarup, two legal voices bringing clarity, context, and reform to our podcast. On Beyond the Framework. सर, जय जगन्नाथ। एंड जय जगन्नाथ। इट्स एन ऑनर कि आपके साथ बाय फेस हम देख रहे हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चंस, आपने आईआईटी किया, देन आईआईटी से आपने आईपीएस की जर्नी स्टार्ट करी। दोनों बहुत ही डिफरेंट जर्नी है। आईआईटी इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, लुकिंग फॉर न्यू इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एरिया। फिर आईपीएस स्पेसिफिकली अलग जर्नी है, तो कैसे आपने ये ट्रांजिशन किया? देखिए, मैंने जानबूझ के ट्रांजिशन नहीं किया। आई विल बी फ्रैंक विद यू। मैंने जब आईआईटी कानपुर से एमटेक कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया तो मैं पीएचडी करना चाहता था। ओके। और कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहता था। हमारे साथ 11 लोग थे टोटल, हम क्लास में 10 बाहर चले गए, मैं अकेला रहा इंडिया में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में, बट साइमल्टेनियसली मैं बीमार पड़ गया। ओके। लखनऊ में मेरे ब्रदर थे, उनके पास मैं रहा, वहाँ मेरी सर्जरी हुई। एक्चुअली 3 सर्जरी वहाँ पर हुई, फिर 1 सर्जरी दिल्ली में हुई। तो करीब 1.5-2 साल में हॉस्पिटल में रहा, या घर रहा, मतलब हॉस्पिटल में ऑन एंड ऑफ रहा। इसके बाद फिर मैंने वो पीएचडी का तो ख़त्म हो गया ऑफ़र, जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ओके। तो जब गैप ईयर होता है इंडिया में तो लोग आपको जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो मेरे मोहल्ले के कुछ लोग जो हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, मैंने भी दे दिया। एंड टू माय लक आई शुड से कि मैं आईपीएस में आ गया। फादर को बताया तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो आई थॉट कि आईपीएस ही ठीक है। तो मेरी कोई ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ आना है, आईपीएस में आना है, या आईएएस में आना है, या सिविल सर्विसेज में आना है। ये मेरी चॉइस ही नहीं थी एक्चुअली। अच्छा। आई वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन डेस्टिनी आई शुड से जो है मुझे यहाँ पर ले आई इंडियन पुलिस सर्विस में। उसके बाद मतलब आफ्टर सिविल सर्विस ऑल्सो बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें चूज कर सकते हैं, राइट?
तो आपने आईपीएस नोइंगली चूज किया था या कुछ देखिए और था क्राइटेरिया? फर्स्ट चॉइस तो आईएएस थी। हाँ, राइट, रैंकिंग के हिसाब से वो मुझे नहीं मिली, मुझे आईपीएस मिला। ओके, ठीक है, तो मेरी सेकंड चॉइस आईपीएस थी, तो जो मिला उस समय वो ठीक है। ओके। सो गो विद द फ्लो एंड अगेन चूजिंग जी। राइट, तो यही हुआ था। जब आईपीएस में आए तो हाउ वाज द इनिशियल ट्रेनिंग? बहुत टफ लगे थे आपको फिजिकली? बिकॉज जो आईटी टेक वाले बैकग्राउंड होते हैं दे आर मोर इनटू स्टडी और वो अलग होता नहीं, है। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था कॉलेज में भी। एंड मैं गेम्स भी खेलता था, जैसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स। मैं बेस्ट एथलीट था कॉलेज का, बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी था। ओके, तो फिज़िकल में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। वहाँ एकेडमी में भी, पुलिस एकेडमी में भी मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन एंड बेस्ट एथलीट रहा। तो फिज़िकली टफ ट्रेनिंग है, आई एग्री विद यू। हॉर्स राइडिंग है, सवेरे सवेरे 6 बजे आप परेड में फालिन होना होता है। वो चाहे बारिश हो रही हो, आंधी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको वहाँ फालिन होना पड़ेगा 6 बजे। 6 बजे से करीब 8:30 बजे तक परेड होती है। फिर आप आओ, ब्रेकफास्ट करो और फिर क्लास में चले जाओ। सवेरे इतना थक जाते थे लोग, क्लास में बहुत से लोग सो ही जाते थे। कई बार तो पूरी क्लास सो जाती थी। फिज़िकली काफ़ी टफ होता था। उसके बाद आप लंच टाइम में आओ, फिर कुछ क्लासेस होती थी। क्लास के बाद इमीडिएटली 4 बजे आप ग्राउंड में पहुंच जाओ। वहाँ पर फिर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते थे। फिर 15 मिनट का टाइम होता था मैं चेंज करने के लिए, यूनिफॉर्म से नॉर्मल नहीं, स्पोर्ट्स के Okay, कपड़े sports पहनने के लिए। और इमीडिएटली आपको स्पोर्ट्स खेलना है, तो पूरा दिन बिजी रखते थे, फिजिकल भी और कोर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके दोनों में काफ़ी वो था, टफ थी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिकॉज मैं कॉलेज में खेलता था तो मुझे फिजिकल एक्सरसाइज उनकी इतनी टफ नहीं लगी। ओके, 1 2 Yes, I would want to ask you about your first posting. मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई थी आफ्टर ट्रेनिंग, वो कुछ ही महीने की थी लाइसेंसिंग ब्रांच में दिल्ली पुलिस के। एंड उससे मुझे थोड़ा सा पता लगा कि लाइसेंसिंग ब्रांच कैसे काम करती है। इमीडिएटली देर आफ्टर, क्योंकि आईपीएस को फील्ड ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है, तो मुझे एसीपी मोती नगर लगा दिया गया था। लेकिन इसका जो वो है, मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ लाइसेंसिंग में। मैं मोती नगर से मुझे एसीपी एंड डीसीपी कंप्यूटर्स लगाया गया, बिकॉज उस समय दिल्ली पुलिस में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था। दी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्राइम क्रिमिनल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम का। अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम आई जब ये कंप्यूटराइजेशन हुआ और हम डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स के पास अपना वो ले जाते थे। वो कहते थे ये सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी लाओ। क्योंकि इट वॉज ए बिगिनिंग, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू की। कहते सॉफ्ट भी दे दो लेकिन हार्ड लेके आओ साथ में। सिमिलरली एक दिन हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उनके रूम में कुछ कंपनी वाले बैठे थे, लाइसेंसिंग ब्रांच को कंप्यूटराइजेशन का बात चल रही थी। विजय करण साहब सीपी थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि सर ये तो मैं अपने इन हाउस करा लूँगा। कहते इन हाउस करा लोगे? मैंने कहा यस सर। टाइम पे फेज, मैंने कहा सर 3 महीने में हो जाएगा। तो उन्होंने कंपनी को नहीं दिया, कहा कि आप कराओ। तो वी कंप्लीटेड दैट इन 3 मंथ्स। और उसमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आर्म्स लाइसेंस है, तो आर्म्स लाइसेंस की रिन्यूअल डेट उसकी डेट ऑफ बर्थ से थी। ये प्रोविज़न भी उस समय रखा था, सर्कुलर लाए थे कि 1 महीने पहले वेरिफिकेशन के लिए, रिन्यूअल से 1 महीने पहले वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। एंड 1 वीक पहले उसको चिट्ठी लिखी जाएगी हैप्पी बर्थडे की, अच्छा, एंड विद द रिमाइंडर कि आपकी रिन्यूअल की डेट आ रही है। सो इट्स ए गुड मेजर्स टू इन्वॉल्व पीपल। दूसरा उसमें किया था कि रिसेप्शन पे लाइसेंसिंग ब्रांच के
अगर कोई किसी की भी एप्लीकेशन है उसको वहीं डेट दी जाएगी, नेक्स्ट डेट किस तारीख को हो, एंड उससे एक दिन पहले डीसीपी को पूरी बताया जाएगा कि कौन कौन सी कल एप्लीकेशन आएंगे एप्लीकेंट एंड उनका क्या क्या आउटकम है। तो इससे मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाती थी। तो ये इनिशियल डेज की बात है मेरे। तो फ्रॉम व्हाट जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, अदरवाइज व्यक्ति सोचता है कि पुलिस में जा रहा है तो एकदम कोर पुलिसिंग जॉब होएगी, और तब आप आईटी कर रहे हैं और इन सब ब्रांचेस को देख रहे हैं, तो एक तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन होगी कि बेटा पुलिस में है, आईपीएस बना है, तो उसकी क्राइम से या इस सब से इंटरेक्शन होगी, और इस तरफ आप ये साइड देख रहे हैं। इसका कैसा लोगों की आउटलुक से और आपके एक्सपीरियंस से कैसा इंटरेक्शन था? एक तो मेरे फादर जो थे वो किसान थे, तो उनकी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कहाँ पोस्टिंग हो क्या हो। यस, मेरे से एक बार मेरे सीनियर थे डीसीपी हेडक्वार्टर उस समय, तो उन्होंने कहा कि कहाँ तुझे लगा दिया है, चल मैं सीपी के पास चलता हूँ, कहीं और पोस्टिंग कराते हैं। तो मैंने कहा सर जहाँ लगा दिया वहाँ बढ़िया है, मैं यहीं रिजल्ट दूंगा। और उसका मुझे एक्चुअली कंप्यूटर में लगने का बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा इंटरेक्शन सीनियर ऑफिसर्स होता था डायरेक्टली, कमिश्नर पुलिस से, एडिशनल कमिश्नर पुलिस से। तो यू लर्न अ लॉट व्हेन यू सिट द पीपल जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पुलिस के रिक्रूटमेंट में गए रिटन टेस्ट के लिए, मतलब रिटन टेस्ट था। अब उसका जो चेकिंग हो रही थी रिटन टेस्ट की, करीब 40 टेबल थी। अच्छा। हर टेबल पे एक डीसीपी और 2 एक एसीपी बैठे थे। 40 नंबर का पेपर था, रिटन था, लॉन्ग टाइप। अब वो टेबल पे आए कोई डीसीपी, हमारे डीसीपी से कहे जी मुझे एक पेपर देखना, वो पेपर निकाले, नंबर बढ़ा दे। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे नंबर 2 थे अरुण भगत जी, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते कल तुम वहाँ गए थे कैसा रहा? तो मैंने उनको सारी बात बताई। कहने लगे नेक्स्ट पेपर तुम करोगे और ऑर्गेनाइज करोगे। देन आई स्टार्टेड द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अगर सपोज मैं रिपोर्ट नहीं करता इतने सीनियर को, तो ही वुड नॉट हैव गिवन मी सच रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट स्टेज पे, क्योंकि मैं रिजल्ट भी कंपाइल कर रहा था, जब रिटन टेस्ट कंडक्ट किया तो उसमें कई लोगों ने कमेंट भी किया, और ये 21वीं सदी में ले जाएगा दिल्ली पुलिस को। तो फिर हमने कोरिलेशन किया बिटवीन द रिटन एग्जाम पेपर एंड द इंटरव्यू पेपर। ना उसमें कुछ नेगेटिव कोरिलेशन मिला। देन आई टोल्ड एडिशनल सीपी जो थे कि सर इसमें नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, तो वी शुड इम्प्रूव दिस सिस्टम। तो कहने लगे आप बताइए कैसे इम्प्रूव करना है। तो देन वी मेड की 60 मार्क्स पेपर के, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के, इंटरव्यू के 11 मार्क्स ओनली। फिजिकल के उस समय वीडियो तो होते नहीं थे, तो फिजिकल के 30 मार्क्स थे। उसमें जब वीडियोग्राफी नहीं है, नोबडी कैन चेक लेटर ऑन किसको कितने नंबर मिले। तो केवल हाइट के नंबर को छोड़ के फिजिकल के केवल 5 नंबर रखे। एंड इस सिस्टम का ये फ़ायदा हुआ कि कंप्लेंट नहीं आती थी सिस्टम के अगेंस्ट। तो सर्टेनली आई शुड से मेरी जो पोस्टिंग कंप्यूटर्स में हुई, उसका मुझे करियर में बहुत फ़ायदा हुआ। That's very nice. इस एस्पेक्ट को भी जानना, जैसे मैं एक चूँकि हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली कॉलोनियल सिस्टम की वजह से भी पुलिस को पुलिस की तरह ही देखा जाता है जी। तो मेरा एक मित्र आया जर्मनी से, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या काम करते हो? तो बोला मैं पुलिस अकाउंटिंग देखता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम वहाँ, क्योंकि हम पुलिस वालों को जिस नज़र से देखते हैं एक पुलिसिंग की नज़र से, तो वैसा कुछ उसके अंदर दिखा नहीं। तो उसने बोला नहीं मैं तो रोज़ जाता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। Okay. तो दैट इज़ ये आपने जब बताया तो मुझे उस बात की याद आ रही है। एंड आई अंडरस्टैंड कि पुलिसिंग में भी बहुत सारे अन्य विभाग हैं जिनके बारे में शायद जनरल पब्लिक को पता नहीं है। तो और क्या क्या ऐसे काम होते हैं आपके नज़र में एज एन आईपीएस जो कार्य आपको करने पड़ सकते हैं?
सी बेसिकली अगर हम देखें, एक तो कोर पुलिसिंग है, लाइक आप डिस्ट्रिक्ट में लग गए या रेंज में लग गए, एक तो कोर पुलिसिंग है। इसके अलावा सिक्योरिटी विंग है, जो वीआईपी सिक्योरिटी भी देखता है। दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी विंग बहुत बड़ा है, एंड अदर सिक्योरिटीज़ भी देखता है, डिफरेंट प्लेसेस में कहाँ क्या हो रहा है, किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ट्रैफिक एक अलग पूरा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये देन कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन आपको दिखेगा नहीं, ना उनके आदमी दिखेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जो पुलिस का है, वायरलेस सेट्स कौन से लेने हैं, क्या उसमें कैपेबिलिटी है, तो एक कम्युनिकेशन का अलग विंग है। देन प्रोक्योरमेंट, चीज़ें प्रोक्योर करनी है तो उसका एक अलग विंग है। देन पुलिस कंट्रोल रूम, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो मौके पे हैं, तो कोई भी इंसिडेंट होता है वो मौके पे पहुंचती है। तो पुलिस कंट्रोल रूम का एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो कि हमें नज़र नहीं आता बेसिकली कि वो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बटालियन है जो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आदमी चाहिए। सपोज़ कर लो कहीं जुलूस निकल रहा है, रामलीला हो रही हैं, या फिर कोई एजिटेशन हो रहा है, उसके लिए आपको फोर्स चाहिए इमीडिएटली, तो बटालियन से आती है। देन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, क्योंकि अपने ऑफिसर्स को, कांस्टेबल को, सब इंस्पेक्टर को, सबको ट्रेन करना है वहाँ पे, तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जड़ौदा कला में है दिल्ली का, दिल्ली पुलिस का। तो इस तरह से डिफरेंट विंग्स हैं दिल्ली पुलिस के, डिफरेंट कार्य करते हैं। एक टेक्नोलॉजी का भी इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आई शुड से टचवुड की मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा सीनियर ऑफिसर्स ने हेड बनाया उसका कि भाई इवन इन कॉमनवेल्थ गेम्स मैं करीब 25 कमिटीज़ को हेड कर रहा था। सर, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट योर अर्ली डेज, और शुरू में हमने आईपीएस ट्रेनिंग की भी बात करी, तो ये सवाल था नहीं पहले से प्रिपेयर्ड मेरे दिमाग में, बात करते हुए आया कि क्योंकि आगे जो सवाल मैं चाहूँगा पूछना वो है प्रॉब्लम्स विद द पुलिसिंग सिस्टम। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो एज एन आईपीएस व्हेन यू आर ट्रेन्ड, so because you'll be the officers in the police department, तो क्या आपको जो प्रॉब्लम्स प्ले कर रही हैं सिस्टम को, उसके बारे में पहले से अवेयर किया जाता है और उनको कैसे डील करना है उसके बारे में भी ट्रेन करते हैं? ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम्स प्ले कर रही हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम में जो डायरेक्टर जनरल थे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के, एनपीए के, वो हर फ्राइडे को क्लास लेते थे, और उस क्लास में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सुनाए एएसपी से लेके और डीजी तक। क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, कैसे उसको हैंडल किया, कहाँ वो फील करते हैं कि वो फेल हुए, कहाँ वो सक्सेसफुल हुए। तो वो लेसन्स एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लेसन्स थे, बुक्स के अलावा, बुक्स में तो आप लॉ पढ़ा दोगे, बहुत सारी और चीज़ें पढ़ा दोगे, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह नहीं होता। राइट। फॉर्चुनेटली, आई शुड से हम फॉर्चुनेट थे कि उन्होंने जो है राइट फ्रॉम एएसपी फर्स्ट पोस्टिंग से लेके लास्ट पोस्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, कैसे उसको हैंडल किया, वो हमें समझाया। वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। सर, चूँकि आपने अपने इसमें पुलिस के डिफरेंट विंग्स के बारे में बात की, एक विंग जिसका मुझे लगता है कि इन माय एक्सपीरियंस एज अ लॉयर आल्सो, और जिन लोगों के साथ मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि पुलिस का जो ये 100 नंबर जो अब 112 नंबर हो गया है, जो हेल्पलाइन नंबर, वो बहुत मदद करता है लोगों की, मेरी नज़र में। तो वो मैं पहला सवाल इसमें ये पूछना चाहूँगा कि फंक्शन कैसे करता है आपकी जानकारी में, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सी पुलिस कंट्रोल रूम में सबसे पहले कोई भी आदमी जब फ़ोन करता है तो अभी कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं वहाँ पे, और जैसे ही ये डिसाइड होता है कि ये किस एरिया का है, तो साइमल्टेनियसली उस एरिया के जो हमारा कंट्रोल रूम है, यानी
पुलिस कंट्रोल रूम तो एक हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक कंट्रोल रूम है, तो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम इमीडिएटली कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है। दिस इज़ वन साइड। साइमल्टेनियसली यहाँ सेंटर से यानी दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से जो पुलिस कंट्रोल रूम है, साइमल्टेनियसली वो पुलिस कंट्रोल रूम वैन देखते हैं कि कौन सी वैन कहाँ है, कौन सी खाली है, वो सारा मैप पे आ जाता है कि इसके क्लोजेस्ट कौन सी है एंड अनऑक्यूपाइड कौन सी है। हो सकता है कि कोई व्हीकल जो है ऑलरेडी यूज़ हो रही हो, कहीं किसी पे हुई हो, फिर उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप स्पॉट पे जाइए। वो स्पॉट पे पहुंचते हैं इमीडिएटली और फिर देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड भी करते हैं और वहीं इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस कंट्रोल रूम को जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। ये एक पार्ट हो गया। अब वो वेट करते हैं टिल द टाइम लोकल पुलिस नहीं आती, वो गाड़ी वहाँ वेट करती है। अब सीनियर ऑफिसर पे दो वर्जन आते हैं, एक लोकल पुलिस का, एक पीसीआर का। तो एक उसका फ़ायदा है कि यू कैन फाइंड आउट कि कहीं कोई चेंज तो नहीं कर दिया किसी ने। दूसरे जो है ये इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में उस एरिया के जॉइंट कमिश्नर को दी जाती है कि भाई कल आपके यहाँ ये कॉल आई है। सो मॉर्निंग में हमारे सिस्टम है पुलिस में करीब 8 बजे के करीब एसीपी डीसीपी को इन्फॉर्म करते हैं, यानी उससे पहले एसएचओ एसीपी को इन्फॉर्म करते हैं, एसीपी डीसीपी को करते हैं, फिर 9 बजे करीब डीसीपी जॉइंट सीपीओ करते हैं। लेकिन इस समय तक हर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट आ जाती है आपके पास कि वहाँ आज क्या क्या हुआ है। तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो डीसीपी से भी इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ। एंड ऑफिस में आते ही आपको पीसीआर की रिपोर्ट मिल जाती है, तो आप उस पीसीआर की रिपोर्ट से भी कर सकते हो कि भाई ये केस हुआ था, ये तो दिखाई नहीं है तुम्हारे रिकॉर्ड में। तो पीसीआर का बड़ा फ़ायदा है इसमें, लोगों को हेल्प भी टाइमली मिल जाती है एंड एक मॉनिटरिंग भी हो जाती है कि किस तरीके की वर्किंग हो रही है। Absolutely. और अभी कुछ समय पहले, चूंकि आपने बहुत वाइटल पॉइंट दिया, क्योंकि पुलिस की, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू पुलिस भी इसको इस तरह से देखती है कि हो सकता है कि हमारे थाने से अलग रिपोर्ट आए और पीसीआर की अलग रिपोर्ट आए, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हमें लगता है। और इसलिए जनरली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि पहले आप ज़रूर पीसीआर को कॉल करें। कुछ समय पहले शायद मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एक कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर किया था कि पीसीआर विल बी इन कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेशंस ओनली, व्हिच वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक फ्रॉम द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ डू यू सी दैट? और आप इसके देखिए, इसका जो एक नुकसान है, जब पुलिस स्टेशन के अंडर में आ गई वो, तो पहला नुकसान ये है कि आपको डबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक में कन्वर्ट हो गया। उसके टाइमिंग कंट्रोल, क्योंकि जरूर नहीं है सपोज एक पुलिस स्टेशन की 5 गाड़ियां बिजी हैं, पीसीआर को तो मालूम ऑल ओवर दिल्ली में कौन सी पीसीआर वैन्स हैं, तो इमीडिएटली उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे पुलिस स्टेशन से वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस के कंट्रोल में होगी तो वो गाड़ी को वो नहीं भेज पाएंगे। तो आई थिंक वो ऑर्डर रिवर्स हो गया है बाद में। ये इसीलिए रिवर्स हो गया है कि पुलिस कंट्रोल रूम हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट विंग है और लोगों की हेल्प करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन वहाँ पहुँचना, वहाँ की इन्फॉर्मेशन देना, और क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है जनरली वो सही होती है, तो वो होना चाहिए कि सेंटर के कंट्रोल में, पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल में पुलिस व्हीकल्स होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि अमेरिका में या ऐसे उन्नत कंट्रीज में 911 को जब फ़ोन किया जाता है तो वो उसको ट्रैक करते रहते हैं या उनको देखते रहते हैं। इन माय एक्सपीरियंस हियर, जब आप कई बार कॉल करते हैं, कई बार कॉल लगती नहीं है, और मान लीजिए आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया या किसी भी कारण से, तो ऐसा कोई मैंने कभी नहीं देखा है कि आपको कॉल बैक आई हो, जब तक कि रजिस्टर ना हो। एक बार रजिस्टर हो गई तब तो निश्चय ही आपको लोकल पुलिस से या कोई ना कोई उसको फॉलो अप करता है। बट एट हेल्पलाइन लेवल आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आईटी बैकग्राउंड से बहुत सारा काम किया है, तो फ्रॉम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? देखिए, बेसिकली आपका जो प्रश्न है वो क्यू मैनेजमेंट के ऊपर है। क्यू को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा।
पर हेड जो है, मैंने एक एनालिसिस किया था जब मैं MBA कर रहा था, मैंने एक ये प्रोजेक्ट लिया था कि हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में कितने वहाँ पर जो हैं लोग बैठने चाहिए। उस समय 40 बैठते थे, इसी स्टडी के बाद हमने 60 किए। सर्टेनली देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपने कॉल किया, कॉल लग नहीं रही है। कॉल नहीं लगने का फ़ायदा कि जितने वहाँ ऑपरेटर्स बैठे हैं, अब तो 60 से भी ज़्यादा हैं, तो अगर वो बिज़ी होंगे तो आपकी कॉल नहीं लगेगी। लेकिन उसमें फिर ये करा गया कि आप क्यू में हैं, बट कई बार आदमी परेशान हो जाता है कितनी देर क्यू में है। तो आई थिंक इसका बार बार एनालिसिस होना चाहिए क्यू मैनेजमेंट के ऊपर कि कितनी देर वो जो है कितने वहाँ पर हमें ऑपरेटर्स बैठने चाहिए। ये तो एक चीज़ होगी। सेकंड जो आपने बात की कि अगर इम्पोर्टेंट कॉल है और वो बीच में कट जाए तो कॉल बैक वाली, आई थिंक प्रोविज़न तो है। अगर नहीं करते लोग तो इसमें मॉनिटर की ज़रूरत है कि मॉनिटरिंग करें प्रॉपरली, क्योंकि कोई आदमी डिस्ट्रेस में है, हो सकता है उसकी कॉल दूसरे ने भी काट दी, तो इमीडिएटली उसकी लोकेशन भी पता करते हैं। प्रोविज़न ये है कि जिस मोबाइल से आया है उस मोबाइल की क्या लोकेशन थी वो भी ट्रैक करने का प्रोविज़न है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में। एक और प्रोविज़न है दिल्ली पुलिस में, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, अलग से है वो PCR से भी कनेक्टेड है और जितने भी CCTV लगे हुए हैं दिल्ली में सबसे कनेक्टेड है वो। तो वहाँ से आप इमीडिएटली ये भी चेक कर सकते हो कि उस एरिया में अगर वहाँ CCTV है, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर क्योंकि हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे अभी, तो एक इशू जो मैंने खुद भी एज अ लॉयर फेस किया और जनरली फॉर सिटीजन्स ऑल्सो, कि FIR लिखवाना जो है वो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, जबकि प्रोविज़न है कि FIR इज़ ओनली द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें कोई आप अक्यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इंक्वायरी होगी तब मालूम पड़ेगा कि क्या सच है। बट जस्ट किसी की ग्रीवांस है, वो अपनी बात रखने आया है और वो भी लिखी नहीं जाती है। और जो पॉपुलर बिलीफ है वो ये है कि क्योंकि सारे जो रीजन्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे उसमें कम से कम केस रजिस्टर हो, सो दैट वी कैन शो कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ दिस? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, दूसरी है मिनिमाइजेशन ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल मैं IPC का जिक्र करूंगा। यू टेक 460 सेक्शन एंड यू टेक 302 एंड रॉबरी सेक्शन। ना 460 कहीं हीनस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। रात को किसी के घर में मर्डर कम रॉबरी होगी तो कुछ लोग उसको 460 में रजिस्टर कर देते हैं, मर्डर भी खा गए, रॉबरी भी खा गए, जो कि दोनों हीनस ऑफेंस हैं। तो सर्टेनली आप ठीक कह रहे हैं, बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि पुलिस परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, चाहे सीनियर ऑफिसर्स हों, चाहे मिनिस्ट्री हो और चाहे पब्लिक हो, चाहे मीडिया हो। वो कहेंगे कि इस थाने में केस बढ़ गए, एंड उसके कारण जो है लोग कोशिश करते हैं कि हमारे थाने का रिकॉर्ड ही ना आए पूरा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जॉइंट CP नॉर्दर्न रेंज था। आई फोर्स पीपल की सारे केस रजिस्टर करें। तो LG की मीटिंग होती थी, उसमें नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन क्राइम मेरा, नंबर 2 मेरा, नंबर 3 है। तो वन डे आई टोल्ड LG, मैंने मीटिंग में बोला LG को, मैंने कि सर इस स्टेटिस्टिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। कहला क्या मतलब? मैंने कि सर जो ऑफिसर अच्छा है वो केस रजिस्टर कराएगा, तो स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से वो ख़राब हो गया। जो ऑफिसर ख़राब है वो केस रजिस्टर नहीं करने देगा, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से वो अच्छा ऑफिसर हो गया। फॉर्चुनेटली कमिश्नर ऑफ पुलिस डडवाल साहब थे ही सपोर्टेड में कि सर ये ठीक बोल रहा है। तो LG ने स्टेटिस्टिक्स देखनी ही बंद कर दी। बट LG अकेले नहीं है, अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट तक में, स्टेट असेंबली में स्टेटिस्टिक्स को देख के इशू बनाती हैं। मेरे ख्याल से हमें पैरामीटर्स चेंज करना पड़ेगा। मेरा व्यू है कि एक पुलिस पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स बनना चाहिए। पुलिस परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हैं, नंबर ऑफ केसेस नहीं रजिस्टर्ड हैं। और तब तक जो है बड़ा मुश्किल है, आप कितना भी समझा लो, देयर इज अ टेंडेंसी नॉट टू रजिस्टर केसेस।
डिले द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस, वो एक टेंडेंसी है। और वो टेंडेंसी का कारण केवल परफॉर्मेंस जजमेंट का जो क्राइटेरिया वो गलत है। सर इसी कारण क्या ये अलग अलग स्टेट की पुलिस का परफॉर्मेंस भी अलग है, बिकॉज सम डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट देयर, तो क्योंकि ऐसा है सब जगह स्टेटिस्टिक्स ही का कारण है। Right. ये तो ये नहीं कह सकते हम कि अलग अलग स्टेट में है। रीज़न एक ही है कि उनकी परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने का मेथड ही मेरे ख्याल से डिफेक्टिव है। हमें पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक बताएगी कि पुलिसिंग कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, ख़राब हो रही है। क्राइम रजिस्ट्रेशन बेशक बढ़ रहा हो, बट पब्लिक अगर सेफ फील कर रही है, पब्लिक अगर ये महसूस कर रही है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड इसलिए मैंने कहा, सजेशन में दिया कि पुलिस पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स का एक मतलब इजाद करना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसके बेस पे परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए। राइट। हाँ सर, जैसे जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन अब नए एक्ट में उसका प्रोविजन भी है। और चूंकि आपने कहा कि स्टैटिस्टिक्स बदलने चाहिए, तो ये भी एक जीरो एफआईआर रजिस्टर करने से क्या इसलिए भी बचेंगे क्योंकि अगेन इवन दो क्राइम आपके एरिया में नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आपने रजिस्टर किया है एफआईआर, तो वो आपके मॉनिटरिंग में आएगा। देखिए, ज़ीरो एफआईआर जो है, वाई इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एफआईआर, इट इज़ नॉट काउंटेड। स्टेटिस्टिक्स में काउंट ही नहीं होती उस थाने के, और इसको आप जिस पुलिस स्टेशन में क्राइम हो वहाँ भेज देते हैं। हालांकि अब बीएनएसएस में प्रोविज़न थोड़ा सा हो गया कि जो जहाँ रजिस्टर हुआ है जीरो एफआईआर, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो वो अलग प्रोविज़न हो गया। बट बेसिकली जीरो एफआईआर स्टेटिस्टिक्स में काउंट नहीं होती है। मेरे एक्सपीरियंस में देखा, वो जीरो एफआईआर रजिस्टर करने में भी रेजिस्टेंस है। वो जनरल टेंडेंसी है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक परफॉर्मेंस की जो स्टेटिस्टिक्स है, बट फिर वो दिमाग में वही रहता है, बट जीरो एफआईआर काउंट नहीं होती, इसलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। राइट। सो सर, आपके टेन्योर में 42 बम ब्लास्ट हुए थे, जो कि आपने सॉल्व किए थे वो सक्सेसफुली। वो इंसिडेंट जो एनालिसिस किया था, जिसमें कि एक कॉल ट्रेस किया था एंड सब्सिक्वेंटली सॉल्व हुए थे, तो कितना टफ था, बिकॉज हाई प्रेशर एनवायरनमेंट भी होता है उस टाइम, एंड हाउ वाज द सिचुएशन? ये जो दिल्ली में टेररिस्ट केसेस स्पेशल सेल डील करती है। ओके। मैं उस समय डीसीपी क्राइम था, तो हमारे पास ओरिजिनल ये केस नहीं थे। अच्छा। तो करीब मेरे ख्याल से फेस्टिवल सीज़न था 1997 में, फेस्टिवल सीज़न चल रहा था अक्टूबर वाला। तो कमिश्नर पुलिस टीआर कक्कड़ साहब थे, तो एक ब्लास्ट जो हुए, उन्होंने हमसे भी कहा भी क्राइम ब्रांच भी आएगी। अच्छा। तो मैंने पूछा भी कि ये तो स्पेशल सेल का मामला है, क्राइम ब्रांच क्यों आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, आई वांट कि आप भी देखो इसको। तो हमने इनिशियली एनालाइज़ किया, ब्लास्ट साइट्स को एनालाइज़ किया, एक जगह अनएक्सप्लोडेड बम मिला, उसको एनालाइज़ किया किस तरह का बम बना है, और एक वो भी दी कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि जैसे लेथ मशीन पे वो कास्ट आयरन का एक आयरन का शेल था, तो लेथ मशीन यूज़ होती थी उस समय। पोटेशियम क्लोरेट यूज़ होता था, सोडियम अजाइड यूज़ होता था उसके लिए, डिटोनेशन के लिए। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, हमने शुरू की इन्वेस्टिगेशन उस समय क्राइम ब्रांच में भी, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। नई इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई क्लू दे पा रही थी। तो मैंने एक थ्योरी बनाई उस समय। थ्योरी ये थी कि जो भी यहाँ ब्लास्ट करते हैं इंडिया में, वो अपने मेंटर को पाकिस्तान में इन्फॉर्म करते होंगे। मतलब इट वाज जस्ट ए थिंकिंग। तो हमने उस समय जो इंटरनेशनल कॉल्स के केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड था और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, और वीएसएनएल के भी 5 जगह से थे। तो 5 जगह से हमने रिकॉर्ड मंगाया, जैसे दिल्ली था, मद्रास था, चेन्नई था, बम्बई था, कलकत्ता था। तो इस तरह से जो डिफरेंट प्लेसेस में इन्होंने हमें वो सारा रिकॉर्ड दिया। उस रिकॉर्ड को हमने ब्लास्ट की डेज से कंपेयर किया, तो 61 नंबर ऐसे आए जो कॉमन थे।
अब इन नंबर को एनालाइज किया तो पता लगा कि इसमें से 48 नंबर्स हवाला ऑपरेटर्स के हैं, हमारे लिए यूज़लेस हैं वो, पुलिस के लिए जो है इस इन्वेस्टिगेशन में 13 नंबर बचे। अब इन 13 नंबर को हम ये चाहते थे उस समय कि अगर पाकिस्तान से कोई कॉल आए या इंडिया से कोई कॉल हो इन नंबरों पे तो हम सुन सकें। तो उसमें मैंने फिर विदेश संचार निगम लिमिटेड से मीटिंग की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा कॉलेज मेट सुनील सक्सेना उस समय MTNL में था, तो मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा ये बताओ, जब आप विदेश में कॉल जाती है तो पहली 3 डिजिट ISD नंबर तो आप एनालाइज करते हो। अगर सिस्टम 3 डिजिट एनालाइज करता है तो 6 भी कर सकता है और 10 भी कर सकता है। तो कहने लगा पॉसिबल है, लेकिन इससे क्या होता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इनको कॉमर्शियल लॉस होता है, अच्छा, इसलिए एक तैयार नहीं है। बट ही सेज कि अगर तुम दिल्ली में मैं कर दूंगा MTNL में, अगर तुम पेपर मुझे मार्क करा दो मेरे बॉस से। तो देन आई मेट हिज बॉस एंड गिव ए लेटर रिक्वेस्टिंग हिम कि ये सिस्टम हमें चाहिए, उन्होंने, और इसको मार्क कर दो, उन्होंने उसको मार्क कर दिया। तो ही डिवाइज्ड ए सिस्टम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कुछ कॉल हुई थी इससे पहले भी उन नंबरों पे, लेकिन अब नहीं हो रही थी जब हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमने फिर इसने मुझे ये भी बताया, मेरे कॉलेज मेट ने, कि VSNL के पास एरिक्सन का स्विच है और एरिक्सन के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फिर VSNL के पास पहुँचे, उन्होंने हमें CMD ने डाल दिया। देन वी मेड ए रिप्रेजेंटेशन टू होम मिनिस्ट्री। तो वहाँ पे होम सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, उन्होंने इनके CMD को भी बुलाया और एक हमारे स्पेशल सेक्रेटरी थे जो हमारे दिल्ली पुलिस में मेरे बॉस रह चुके थे, निखिल कुमार जी, वो भी उस मीटिंग में थे। तो जब मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया चीज़ें और CMD कहने लगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो निखिल कुमार जी ने बोला कि ये कर्नल सिंह जो बोलते हैं ना ठीक होता है। तो ही सेज तो पॉसिबिलिटी है। तो होम सेक्रेटरी CMD पे नाराज हो गए, कहा कि अगर ये हो सकता है तुम नहीं कर रहे तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, हेड्स विल रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इमीडिएटली उन्होंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा। एरिक्सन। एंड फर्स्ट कॉल, जैसा आपने पूछा एक कॉल के बारे में, फर्स्ट कॉल आई लखनऊ से। बड़ी स्ट्रेंज कॉल थी, बाबा जी क्या करें। तो उधर से बाबा जी ने कहा घूमते रहो। इतनी कॉल थी, हमने टीम लखनऊ भेजी हमने, लेकिन ट्रेस नहीं कर पाया इनको। जिस PCO से कॉल किया था वो ट्रेस हो गया था। ओके। फिर 3-4 दिन बाद लुधियाना से कॉल आई, सेम कॉल, बाबा जी हम लुधियाना में आ गए, अब क्या करें। तो उसने कहा घूमते रहो। तो इमीडिएटली टीम लुधियाना भेजी, यहाँ ये लोग ट्रेस हो गए। ओके। और यहाँ से फिर पूरे केस जो हैं क्रैक हुए, हमारे करीब 18 केस क्रैक हुए थे। दिल्ली से भी एक लड़का जो मेन था इनका, जो प्लांट करता था, कामरान, वो पकड़ा गया। अब वो 18 केसेस तो एडमिट कर रहा था, उसने अपनी डायरी में भी लिखे हुए थे। अच्छा, हमने कहाँ क्या किया उसने। अब हमारे तो 42 केस थे। करीब 11वां दिन था उसके रिमांड का, पुलिस रिमांड का, और हमने सारा अपना दिमाग लगा लिया कहाँ कहाँ कॉल हुई थी। तो इसके अलावा कोई कॉल नज़र नहीं आ रही थी। तो 11वें दिन मैंने बोला कामरान तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा नहीं जी। मैंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, देखो इतने सारे पेपर पढ़े, हमने सारे फ़ोन एनालाइज कर लिए इंडिया से। बाबा जी अब्दुल करीम टूडा आया बाद में, तो फिर कहता है जी मुझे किसी मौलवी से बात करा दो। अच्छा। तो हमने बुलाया मौलवी, उससे उसकी बात कराई। तो इसने पूछा कि अगर मैं अपने साथियों के बारे में बता दूं तो क्या कुरान के हिसाब से गलत नहीं होगा। तो उसने कहा कि भाई जो तुम कर रहे हो वही गलत है। इनोसेंट आदमियों को मारना कहाँ लिखा है कुरान में। कहाँ लिखा? तो फिर इसने अपने साथियों के बारे में बताया। उसके बाद काफ़ी सारे लोग पकड़े गए, 28 मॉड्यूल पकड़े गए ऑल ओवर इंडिया। तो ये बड़ा अच्छा केस था एक्चुअली। जो और एक केस भी था राजन तिवारी वाला, गैंगस्टर वाला केस। ओके। तो उसके बारे में तो सी राजन तिवारी का आई थिंक इट वाज 99 और 98 के एंड की बात होगी। CBI में मिस्टर ML शर्मा जी थे, वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर, उनका काफ़ी नाम भी है। ओके।
तो इन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन किया। उस समय ये मोबाइल फ़ोन ट्रेसिंग बहुत कम थी, शुरू हुए थे मोबाइल फ़ोन। तो उन्होंने कहा कर्नल सिंह मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, ट्रेस कर लोगे आदमी को? कहने लगे यूपी पुलिस से मुझे नंबर मिला है। तो मैंने कहा सर कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे नंबर भेजा, कहते इसको पकड़ना है, क्योंकि कहते हैं बिहार पुलिस ने कुछ और लोगों को बंद कर दिया है जो मर्डर इसने किए हैं हमारे हिसाब से। तो वी ट्रैक्ड हिम, दिल्ली में था वो। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर उसको हमने ट्रैक कर लिया है, कि लो उसको पकड़ लो। तो हमारी टीम गई और मतलब नई दिल्ली के एरिया से उसको पकड़ा गया। एंड उससे काफ़ी केस जो थे खुले, इंक्लूडिंग वन, आई थिंक मुझे नाम ध्यान नहीं है, वहाँ के एक मिनिस्टर थे बिहार के, उनका हॉस्पिटल में मर्डर किया था इसने। ओहो। बट राजन तिवारी का भी बताता हूँ इंटरेस्टिंग। मैं उस केस का जो 99 में हुआ था, 2017 में एविडेंस देने गया। तो कोर्ट में मैं फर्स्ट रो में बैठ गया, मेरा केस का नंबर नहीं आया था। तो एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने मेरे पीछे बैठा था। उसने कहा नमस्ते सर। मैंने देखा मैंने कोई पॉलिटिशियन होगा, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नमस्ते। कहता सर आपने मुझे फंसा दिया। तो मैंने घूम के फिर देखा वो राजन तिवारी था। तो आई डोंट नो क्या हुआ उस केस का, बट वो अच्छा केस था एक जो हमारी क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया था। ओके। ये जो जैसे आपने बताया कि बहुत सालों बाद आप उसमें एविडेंस देने जा रहे हैं, और ऐसा अक्सर कोर्ट में होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो अब और हायर पोस्ट पे पहुंच चुके हैं या रिटायर भी हो चुके हैं और वो एविडेंस के लिए आते हैं। तो फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू, how do you see that happening and affecting it? सी बहुत ख़राब इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि एक तो विटनेसेस की मेमोरी कम होती जाती है। सेकेंडली इसको बहुत सारे क्रिमिनल यूज़ करते हैं विटनेसेस को विन ओवर करने के लिए, थ्रेट करके, लुभा के किसी तरीके से, रिलेटिव्स प्रेशर ला के तो कोशिश करते हैं। और कोशिश ये होती है कि भाई जब विटनेस टूट गया तब उसकी गवाही हो, तब ये आएंगे। तो एक उसका बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मेरा समन आया था अक्टूबर के महीने में 2006 के केस का। अभी हुआ नहीं, उस दिन कोर्ट नहीं लगा, तो अब शायद जनवरी में या कभी होगा वो विटनेसिंग। बट आई एग्री विद यू कि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता। क्रिमिनल केसेस जितनी जल्दी डिसाइड हों उतना अच्छा होगा। मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सपोज़ एक बच्चे ने बचपन में कोई गाली दी किसी को सपोज़, और 15 साल बाद फादर उसको झापट मारे और कहते हैं 15 साल पहले गाली दी थी। तो उसका इम्पैक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। जब उसने गलत काम किया, अगर उसको उसी समय सज़ा नहीं मिली तो ही विल नेवर इम्प्रूव आल्सो। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब पुलिस वाले गवाही देने जाते हैं तो उन्हें किसी एक अलग रूम में ले जाकर पुरानी सारी कागज दिखा के रटवाया जाता है? इसी डिपेंड करता है पुलिस टू पुलिस। ठीक है, मेरे हिसाब से तो तैयार होकर खुद ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दिया है तो आपको नॉलेज है। जनरली होता क्या है कि अगर आप वहाँ थे मौके पे तो आपको एक याद रहता है, इम्प्रेशन रहता है चीज़ों के बारे में। जैसे मैं एक केस में गया, टेररिस्ट रिलेटेड था, उसमें मैं मौके पे भी गया था जहाँ पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा था। मैं स्पेशल सेल में नहीं था उस समय, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, और डीसीपी के सामने स्टेटमेंट भी हुआ, मेरे सामने स्टेटमेंट भी हुआ। तो गवाही के दौरान वो मौके का पूछ रहे थे। मुझे मौके का मालूम था क्योंकि मैं वहाँ डीसीपी भी रहा था और जगह मौके पे एक्चुअली गया भी था, तो याद था, उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब एडवोकेट उससे थोड़ी दूर की जगह का पूछने लगा, 1 किलोमीटर दूर। तो मैंने पहले तो जज साहब से कहा, मैंने कि सर ये इररिलेवेंट है। कहने लगे नहीं बता दो। तो जब मैं वो बताने लगा तो दूसरा वकील उसको कहता है कि वहाँ डीसीपी रहा है, फंसवाओगे क्यों, सवाल पूछ रहे हो। तो सवाल ये है कि अगर आपने एक्चुअली कोई चीज़ की है तो मेमोरी धूमिल हो सकती है, लेकिन आपको याद रहेंगी चीज़ें।
और एक ही बार में जो ब्रशअप हो जाए, जैसे आपने स्टेटमेंट है वो तो आपका राइट है अपना स्टेटमेंट पढ़ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट मैल प्रैक्टिसेस, या मतलब कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं डिपेंडिंग जैसे भी, पर जब हमने पहले बात करी एफआईआर, एक तो कारण हमने बताया कि मैट्रिक्स ही आपके हिसाब से ठीक नहीं है और इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं उसको रजिस्टर करना। बट अगर हम करप्शन की बात करें तो मैट्रिक्स को साइड में रख करके ऐसा भी होता है कि पैसे की डिमांड करी जाती है एफआईआर करने के लिए और ये सब, और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जूनियर जो ऑफिसर्स हैं वो ऊपर वालों पे डाल देते हैं, वो बोल देते हैं कि देखो सर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो तो ऊपर से चेन बनी हुई है तो मैं इसमें क्या ही करूं, है ना, या मेरा ट्रांसफ़र उन्होंने यहाँ कराया है तो मुझे उनको ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। इस टाइप की चीज़ें सुनने में आती हैं, तो तब वो मैट्रिक्स ध्यान नहीं रखा जाता और वो पैसे दे करके चीज़ें हो जाती हैं, एफआईआर है कुछ है। सो हाउ ट्रू इज़ दिस, एंड प्लस इफ़ इट इज़ ट्रू तो हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, पुलिसमैन एक सोसाइटी का अंग है एंड सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम डिटीरियोरेट हो रहा है। करप्शन मेरे हिसाब से सोसाइटी में टैबू नहीं है आज की डेट में। कोई आदमी अमीर बन जाए, कैसे बन जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये इशू है क्योंकि अगर वैल्यू सिस्टम होगा तो लोग उस वैल्यू सिस्टम के अंदर काम करेंगे। जैसे मुझे याद है जब हम छोटे थे, 60s की बात है, अगर कोई आदमी गलत होता था तो लोग कहते थे इससे मिलो मत, मोहल्ला भी बायकॉट करता था उसको। आज की डेट में उल्टा है, कोई आदमी स्ट्रेट है, ऑनेस्ट है, कहते हैं ये काम का नहीं है। तो एक तो सोसाइटी का ये परसेप्शन है। सेकेंडली, आई थिंक मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है केसेस पे। सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी है कि हर केस को मॉनिटर करें क्या हो रहा है और अपनी डायरेक्शंस दें। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि थाने में कितने केस हैं। मैं एसीपी की बात करूँगा, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो एक फ्री हैंड दे देता है लोगों को कि भी कुछ भी करो। अगर आप मॉनिटरिंग करोगे प्रॉपरली, थाने में एक कैजुअल इंस्पेक्शन रजिस्टर है, एक फॉर्मल इंस्पेक्शन रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 13-14 बोलते हैं दिल्ली में, और जगह कुछ और बोलते होंगे, एंड फिर आप हर केस में कमेंट भी कर सकते हो। लाइक आई यूज्ड टू डू इज, मैं ये करा हुआ था जब मैं एसीपी था कि हर डिफरेंट डेज़ को एक दिन एक पुलिस स्टेशन में, एक दिन एक पुलिस स्टेशन में, और फिर उनको कहता था मुझे इन आईओज़ के केसेस की लिस्ट चाहिए विद व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, व्हाट इज़ द रिमेनिंग टू बी डन, और मैं अपने हाथ से कमेंट लिखता था उसके ऊपर कि भाई इसमें ये करो ना। अगर आपका मॉनिटरिंग है, आपका कंट्रोल है, तो आपका लीवे कम हो जाता है सबऑर्डिनेट्स का, और जब लीवे कम हो जाएगा तो करप्शन भी कंट्रोल होगा। मैं ये नहीं कहता कि करप्शन टोटल कंट्रोल हो सकता है, बट यू कैन कंट्रोल द करप्शन थ्रू प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर मॉनिटरिंग। सीनियर ऑफिसर को मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि भाई ये गलत काम कर दो। कई बार सीनियर ऑफिसर भी कहते हैं चाहे केस रजिस्टर मत करो, मर्डर है, मर्डर बढ़ जाएंगे मेरे एरिया में। देखो, तो वो एक गलत बात है। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर सबऑर्डिनेट को एक मौका मिल जाता है बोलने का। सर, आपके करियर में बहुत सारे क्रिमिनल से आप मिले हो, तो कभी कोई इंटरेक्शन करते टाइम आपको कोई टफ लगा जिसको आपको अभी भी याद हो? देखिए, टेररिस्ट टफ होते हैं एक तो, क्योंकि बहुत से टेररिस्ट आइडियोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। ओके। जैसे एक टेररिस्ट था, इनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे दौराए आम 21 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग है, फिर दौराए खास ट्रेनिंग है। तो उसने शायद 7वीं कोई ट्रेनिंग की थी जिसमें वो उसमें ये सिखाते हैं कि कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस किया जाए आइडियोलॉजिकली। तो मेरे से कहता है वो कि सर आप मुझे 1 घंटा दे दो, मैं आपको आपको भी इन्फ्लुएंस कर दूंगा। तो बट आई वुड नॉट से ही वाज ए टफ। एक और क्रिमिनल था, वो दाऊद के लिए कनेक्टेड था।
उसको इंटरोगेट कर रहे थे, मैं भी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी थे। हमने सवेरे करीब 8 बजे उसको इंटरोगेशन शुरू किया। 1 बजे तक उसने अपना हाथ नहीं धरने दिया कि भाई एनी क्लू टू दैट वो कनेक्टेड है उससे। 2-3 बजे इंटरोगेशन में उसके गैप्स आ गए। जब उस गैप्स पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि भाई तुम अभी ये कह रहे हो, अभी ये कह रहे हो, तो उसने एडमिट किया कि वो दाऊद से मिलता है, पाकिस्तान के दाऊद से मिलता है। एक बार उसके घर भी गया है, लेकिन जब फ़ोन करता है दाऊद को, इंडिया से नहीं करता, नेपाल जाके फ़ोन करता है। बड़ा तो फिर उसने हमें नक्शा भी बना के दिखाया कि दाऊद के किस जगह घर है और उसके घर का नक्शा क्या है। तो ऐसा भी बना के उसने दिया, बट आई शुड से वो बड़ा डिफ़िकल्ट था उसको क्वेश्चनिंग करना। सो ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग भी ट्रेन किया जाता है? सी, इसमें ट्रेनिंग नहीं की जाती, एंड एक्चुअली इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरोगेशन एक्चुअली आर्ट है। राइट। एंड अगर आपको इंटरोगेशन अच्छा करना आता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप सही निर्णय पे पहुंच सके, चीज़ें निकलवा सकें उससे। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई वो ट्रेनिंग है नहीं। सो मतलब मैंने एक बहुत पहले एक क्रिमिनल का वो देखा था, उसने ब्लास्ट से पहले क्या किया था, ही हैड डन 30 मिनट्स का जो मेडिटेशन है, पहले वो डिसाइड करते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, देन दे स्टार्ट। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो भी हो कि ऑपरेशन है, दे हैव टू एग्जीक्यूट। बट क्या क्रिमिनल्स के भी माइंडसेट में ये होता है कि मुझे कुछ करना है तो मुझे भी कूल होके जाना है, एंड देन आई हैव टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली? सी, अगर हम फॉर एग्जांपल टेररिस्ट को देखें, हाँ, पर्टिकुलरली जिहादी टेररिस्ट को, नक्सल्स को भी कह सकते हो आप, मैं जिहादी टेररिस्ट की बात करूँ तो उनके दिमाग में एक जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो होती है, अच्छा, इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल उनको कुरान का जो हार्डन इंटरप्रिटेशन है, जिसको हम सलाफिज़म बोलते हैं, अच्छा, उस तरह से ट्रेन किया जाता है, उस तरह से उनको रेडिकलाइज किया जाता है बेसिकली। और उस रेडिकलाइजेशन में फिर ये भी बताया जाता है कि जिहाद करना इवन हज करने से, 100 हज करने से ज़्यादा बेटर एक जिहाद करना है। ओके। फिर जिहाद का मीनिंग भी उनको गलत बताया जाता है और वो उसको मानने लगते हैं। फिर उनको ये भी समझाया जाता है कि अगर आप जिहाद करते हुए मर गए तो जन्नत मिलेगी, और आपके पास रिकमेंडिंग पावर है, पेरेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हो जन्नत के लिए। तो अच्छा, ये भी बोला जाता है। ये भी है, और 72 हूरों की बात भी है उसमें। बट जब इतना हार्डन्ड आदमी फिलोसफिकल मेंटली हो जाएगा तो उसको ये नहीं लगता कि वो गलत काम कर रहा है। Okay. तो ये तो टेररिस्ट की बात हुई। अब क्रिमिनल्स का मैं बताता हूँ। क्रिमिनल्स जो कुछ एक्स क्रिमिनल ट्राइब हैं, अब हम क्रिमिनल ट्राइब नहीं कहते क्योंकि कोशिश है गवर्नमेंट की, इंडिपेंडेंस के बाद ही कोशिश रही है, इन जितनी भी क्रिमिनल ट्राइब्स थी अंग्रेज़ों के टाइम में, जिनको एक अलग जगह रखा गया था, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वो लोग नौकरी में भी आ गए हैं। लेकिन अगर इन क्रिमिनल ट्राइब्स को देखें तो ये क्या करते हैं कि रात्रि में कोई करने से पहले एक थाली में चावल डाल देते हैं, अच्छा, फिर उनके जोड़े बना के निकालते हैं। अगर पूरे जोड़े बन गए तो शुभ मुहूर्त है करना चाहिए। अगर जोड़े नहीं बने लास्ट में, एक बच गया सपोज कर लो, तो वो नहीं जाएंगे उस दिन, उस दिन नहीं जाएंगे। उस दिन नहीं जाएंगे। तो ये सुपरस्टिशन है इन लोगों में भी। ओके, सो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड साइकोलॉजी भी आपको नो डाउट बहुत बेटर पता होगा, बिकॉज आपने इतने लोगों से इंटरेक्ट करा और इतने सारे केसेस में भी इन्वॉल्व रहे हैं। सो अगर एक मेन पॉइंट लेके चलूँ, थॉट प्रोसेस जो कि सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस इन दैट टर्म्स की बीइंग अ हम्बल पर्सन एंड एट द सेम टाइम बीइंग गुड एट योर वर्क, तो वो क्या रहेगा? देखिए, हम्बल होना का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं। राइट। स्ट्रिक्टनेस का ह्यूमिलिटी से मेरे हिसाब से कोई
सीधा कनेक्शन नहीं है। राइट। एंड जब आप किसी से पूछताछ करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, इट इज़ अ माइंड गेम, इट इज़ नॉट ए फिजिकल गेम, इट इज़ बेसिकली माइंड गेम। सॉरी बट इसमें एक चीज़ पूछूं क्या सर, जी। जैसे मूवीज़ में दिखाता है 3rd डिग्री कराते हैं और उसके बाद पूछते हैं तो वो वैसे ही ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होता है, ऐसा होता प्रॉब्लम है? है, मेरे हिसाब से 3rd डिग्री नहीं करना चाहिए। ओके। पहली तो ये इलीगल है। दूसरी चीज़, आदमी झूठ बोलने लगता है मार से बचने के लिए। हाँ राइट। आपको सच्चाई नहीं पता लगती। हम्म। द क्वेश्चनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इंटरोगेशन ढंग से कर सकते हैं तो आपको सच्चाई पता लगेगी। मार पिटाई से आपको बहुत बार झूठी पता लगता है और आदमी कन्फेस कर लेता है मैंने ये किया है, उसने किया भी नहीं होता, तो वो गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। अभी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि इंटरोगेशंस जो करेंगे वहाँ सीसीटीवी लगवाना चाहिए। उसका पर्पज़ यही है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो मैं नहीं कह सकता, बट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। ओके। हाँ। सेम वे जैसे आपने कहा कि इंटरोगेशन की जैसे पुलिस में कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसी तरह से लॉयर्स के लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन की कोई ट्रेनिंग नहीं है और दोनों शायद एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों के लिए अगर मैं कहूँ, मेरे ख्याल से एक में शायद आप थोड़े ज़्यादा इंटरोगेशन में शायद थोड़े ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे हैं Yes. कंपेयर टू दैट इन द कोर्ट, लेकिन इन दोनों के लिए आपके हिसाब से क्या, चूंकि आप भी अब वकील हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए? देखिए, मैं एडवोकेट्स की बात करता हूँ कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग देने के लिए मॉक कोर्स लगा सकते हैं। मॉक कोर्स में मैं कॉलेज वाले नहीं बोल रहा, मूट कोर्स जो होते हैं वो नहीं बोल रहा मैं। मॉक कोर्स में बाकायदा विटनेस हो, केस हो, पर आप उससे क्वेश्चनिंग करें, फिर आपको कोई बताए आपने यहाँ गलती की, अगर ऐसा नहीं करते तो आपको ये आंसर्स मिल सकते थे। हमने किया था ईडी में, मैंने शुरू कराया था, कुछ कराए थे मॉक कोर्स, सो दैट, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, कोई इनकम टैक्स से आया है, कोई कस्टम से आया है, कोई दूसरी ब्रांच से आया, तो उनको कोर्ट में जाने की प्रैक्टिस नहीं होती, अभ्यास नहीं होता। तो हम तो डिफेंस के हिसाब से देख रहे थे, सॉरी प्रोसिक्यूशन के हिसाब से देख रहे थे कि कैसे ये विटनेसिंग देंगे, इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे वहाँ कोर्ट में होगा। बट वकीलों के लिए आई थिंक जो हमारी इवन कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग हो रही है और हमारी जो लीगल यूनिट्स हैं वो भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से ट्रायल किया जाए। उससे बहुत फ़ायदा होगा और उससे टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिकली क्या पूछना चाहिए इससे। और पुलिस के लिए आई एग्री कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस भी इंटरोगेशन एक्सपीरियंस से सीखती है, एडवोकेट भी क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सर्टेनली एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, रियल लाइफ सिचुएशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, बट अगर ट्रेनिंग दी जाए तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आदमी पे। सम बेसिक ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मुझे आपसे बात करने में सबसे ज़्यादा रुचि इस विषय पर भी थी कि जो मैंने बताया भी आपको कि आप ट्रांजिशन हुए एक पुलिस पर्सनल से ईडी में और उसके बाद अब आप एक लॉयर हैं। मैं और इस तरह का इंटरेक्शन करने में मैं बहुत इंटरेस्ट रखता था कि इस बात को अक्सर कहा जाता है कि वकील थाने में जाके लड़ते हैं या उनकी कोई वहाँ ज़रूरत नहीं है या अभी कुछ समय पहले ही इन द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गवई वॉज टेलिंग अ लॉयर, जब उन्होंने कहा कि हमारा वकील जब थाने में गया तो उनके साथ बदतमीजी हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका वकील गया ही क्यों थाने में, उनका काम नहीं है जाना। एंड एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली राजस्थान में एक लॉयर गया तो उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई, बाद में both the SHO and his leader have been suspended from their services. Now from a policeman's perspective, अगर एक वकील थाने में जा रहा है तो आपके अनुसार उसका क्या रोल होना चाहिए?
देखिए, पहली चीज़ जो आपने कही कि मार पिटाई, डिस्प्यूट, ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है बिहेवियर। वो बिहेवियर एक पुलिस वाले का ख़राब हो सकता है, वो बिहेवियर एक एडवोकेट का भी ख़राब हो सकता है। वो बिहेवियर इसलिए ख़राब नहीं है, वो एडवोकेट है, और वो बिहेवियर इसलिए ख़राब नहीं है पुलिस में, वो बिहेवियर उनका पर्सनल ट्रेट है। सम पीपल आर एग्रेसिव। एडवोकेट थाने में क्यों जा रहा है? डिफरेंट कैपेसिटी में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्लेनेंट के साथ जा रहे हो, देयर इज अ राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्यूज के साथ जा रहे हो, आप जा सकते हो, लेकिन उसमें यही है कि आप इंटरोगेशन में साथ नहीं बैठोगे, या विटनेस के साथ हो तो इंटरोगेशन में साथ नहीं बैठोगे। तो वकील को ये नहीं कहना चाहिए मैं साथ बैठूंगा, मेरे सामने पूछो जो पूछना है। बाकी जाने में तो वकील इज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, he has a right to go to police station, he has a right to go anywhere in the country. थैंक यू सर। एंड जो दूसरा, चूंकि मैं आप ईडी में भी रहे हैं, और मैं वो प्रश्न पूछने से पहले, चूंकि आपने बहुत सारे इंटरेक्शंस बताए कि कैसे आप क्राइम ब्रांच में आपको बुलाया गया या और केसेस में, ईडी में आप कैसे नियुक्त हुए, इसकी भी कोई कहानी है क्या? 2010 में ना एक सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एडिशनल डीजी और डीजी के प्रमोशंस के लिए आपको डेपुटेशन करना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमारे दो तरह के प्रमोशन होते हैं, आईएएस एंड आईपीएस के। एक स्टेट का अलग प्रमोशन होता है, सेंटर का अलग प्रमोशन होता है। स्टेट में हो सकता है आप डीजी बन जाएं, सेंटर में हो सकता है आप आईजी रह जाएं। तो मैंने डेपुटेशन किया नहीं था, और ये करीब मुझे पता लगा 2011 के आसपास की भी ऐसा कोई सर्कुलर है, किसी ने बताया, तो मैंने कहा भी डेपुटेशन पे जाना चाहिए। फिर जगह ढूंढी। अब वो आईजी लेवल पे डिफ़िकल्ट होती है डेपुटेशन डायरेक्टली। आईबी वाले डायरेक्टली जनरली नहीं लेते, पहले किया हो, सीबीआई वाले नहीं लेते। तो किसी ने बताया ईडी में जगह खाली है। ठीक है, ईडी का उस समय नाम इतना नहीं था, तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया तो पहले तो ये ऑब्जेक्शन आया कि भाई आप मिजोरम में भी आपको 1 साल हुआ है, आप क्यों जाना चाहते हो? हमने कि आपका सर्कुलर है, आप मुझे प्रमोशन डिनाई करेंगे। तो खैर इस ग्राउंड पे उन्होंने भेज दिया मेरा पेपर, जो है ईडी में भेज दिया। एंड फॉर्चुनेटली उस समय ज़्यादा लोग नहीं आते थे ईडी में, तो आई वॉज सेलेक्टेड एंड मैं स्पेशल डायरेक्टर चंडीगढ़ लग गया उस समय। तो काम किया 2 साल चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में पोस्टिंग हो गई। उसी समय जो है 2015 में जो हमारे डायरेक्टर थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो आई वॉज सीनियर मोस्ट, तो मुझे जो उन्होंने एक्टिंग डायरेक्टर लगा दिया। बाद में क्या हुआ, कोई मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मुंबई का कोई था, कि जी या तो इनको हटाओ या परमानेंट करो। तो गवर्नमेंट ने मुझे परमानेंट कर दिया। सो दिस इज हाउ आई केम टू ईडी। सो इससे रिलेटेड मेरे पास और प्रश्न है, लेकिन मैं उससे पहले, चूंकि मैं लॉयर्स वाले पार्ट पे था, तो लॉयर हैंडलिंग ईडी केसेस, आपके अनुसार उनमें क्या जानकारी होनी चाहिए या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। एक तो 2 तरह के ऑफेंसेस की। अब जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, मैं मनी लॉन्ड्रिंग का बताऊंगा क्योंकि ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी देखता है, ईडी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट भी देखता है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ है कि जो पीएमएलए है उसमें 3 शेड्यूल दिए हुए हैं। उन शेड्यूल में लगभग 30 एक्ट्स हैं और 159 सेक्शंस हैं। उनमें अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट होता है तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए का केस ले सकती है। तो इनको हम प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं। दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, प्रेडिकेट ऑफेंस की नॉलेज होनी चाहिए, वो डिफरेंट कैटेगरी हो सकते हैं, और नॉलेज होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो दैट मीन्स उस ईडी के जो एडवोकेट है उसको कुछ फाइनेंशियल
सिस्टम्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बैलेंस शीट क्या होती है एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक गई तो उसमें किस तरह से वो रिकॉर्डिंग होती है, तो थोड़ी सी नॉलेज फाइनेंशियल सिस्टम की ज़्यादा होनी चाहिए। सर इसमें एक ऐड करूँ, आपके ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग ईडी टेन्योर में सबसे सोफिस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का क्या केस आया था? सारी सोफिस्टिकेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। देखिए कुछ लोग यूज़ करते हैं शेल कंपनीज को। ओके। सो जैसे महाराष्ट्र के एक एक्स मिनिस्टर थे, उनके जो करप्शन के पैसे थे उन्होंने कलकत्ता भेजे। अच्छा। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा शेल कंपनीज हैं। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कंपनी बनाई और कंपनी के शेयर कलकत्ता की शेल कंपनी को भेज दिए। 10 रुपये का शेयर, अब मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, मुझे एक्चुअल फिगर्स याद नहीं उस केस की, 1000 रुपये का बेच दिया। अच्छा। 3-4 महीने बाद वो जो 1000 रुपये में बेचा था वो 2 रुपये में वापस ले लिया। तो इस तरह से आपका ही करप्शन का पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके पास आ गया और आपने वो इन्वेस्टमेंट के शेयर भी वापस ले लिए, तो आपको कोई लेना देना भी नहीं, आपके पास पैसे आपके आ गए। एक तो ये तरीका है। सेकेंडली एक बैंक ऑफ बड़ौदा वाला केस था, उसमें 3600 करोड़ एडवांस भेजा गया अगेंस्ट इंपोर्ट। अच्छा। और इंपोर्ट हुआ नहीं। 13 कंपनियों के थ्रू भेजा गया था पैसा। उन कंपनियों में जो पैसे आए वो शेल कंपनियों से आए। अच्छा। सेकेंडली वो जो कंपनी बनी उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस खोला हर कंपनी ने एक जगह, उसमें कुछ डायरेक्टर्स बैठाए। डायरेक्टर झुग्गी झोंपड़ी से ले आए, उसको 10,000 रुपये महीना देते थे कि यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें 10,000 रुपये देंगे और इन कागजों पर साइन कर दो। उनका वेरिफिकेशन करा दिया बैंक में। उसका 2-3 महीने बाद वो मकान जगह छोड़ दी। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता लगा ये जो हैं ये तो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, लेकिन उनसे ही पता लग गया कौन उनको लेकर आया था। अल्टीमेटली कुछ लोग पकड़े गए। केस असली क्या था कि ये यहाँ से पैसे विदेश भेजते थे। विदेश में भी इन्होंने अपने ही कुछ लोगों को भेज के कंपनी खोली हुई थी, उन्हीं कंपनी में भेजते थे। और एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो उसमें कुछ आइटम्स के एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, किसी में 2%, किसी में 5%। तो ये ओवर इनवॉइस एक्सपोर्ट करते थे। जैसे वो 100 रुपये की चीज़ है, उसकी इनवॉइस कर दी 1000 रुपये की। अब जब विदेश में अपनी कंपनी को ही भेजते थे, विदेश से तो 1000 रुपये आ गए, लेकिन विदेश में वो 100 रुपये की चीज़ तो 100 रुपये में ही बिकेगी, उनको 900 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। वो ये इंडिया से जो बैंक से बड़ौदा से पैसे जाते थे उससे एडजस्ट किए। तो उसमें एक्सपोर्ट बिजनेसमैन पकड़े गए जो एक्सपोर्टर्स थे। एक और इंटरेस्टिंग था, वो तो उसने कमाल ही कर दिया। 6000 करोड़ का लोन लिया उसने टू परचेज डायमंड्स फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा। और उनको एडवांस के रूप में भेज दिया। जाने से पहले लोन सैंक्शन हो गया, अपनी इंडिया की कंपनी में उसने डमी डायरेक्टर्स लगा दिए और कुछ चला गया दुबई, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। और ये कंपनी भी शक है कि इसी की अपनी बनाई हुई थी, वहाँ पे किसी को भेज गया, ना तो वो पैसा वापस आया। अभी प्रोसेस चल रहा है एक्सट्रेडिशन का, वो कब होगा वो तो अलग बात है। बट ऐसे लोग भी हैं जो लोन लेके विदेश में भागे। तो मतलब वैसे केसेस ट्रैक कैसे होते हैं? ट्रैक इन्वेस्टिगेशन से। मतलब कोई हिंट होता है? हाँ, इसमें बताया, इसमें हिंट क्या मिल गया, उन झुग्गी झोपड़ी वालों ने बताया कि उनको कौन लेकर आया था। उनको इंटेरोगेशन किया, उन्होंने बताया उनको किसने भेजा था। तो एक चेन बन जाती है उससे जो है लिंक। सो क्या विथ टाइम, मतलब एक तो वो हिंट है जो आपको जैसे मिला, उससे पहले भी अकाउंट्स की है, मतलब थ्रू आईटी डिपार्टमेंट है, तो मतलब इनकम टैक्स
उनसे होती है या कैसे? नहीं, आपके वो पास cases कैसे आपको आते हैं? एनालाइज ही करना पड़ता है क्योंकि अच्छा। इनकम टैक्स को भी नहीं पता किसका अकाउंट है ये। और इनकम टैक्स जब आएगी जब कोई इनकम टैक्स का वायलेशन करेंगे वो। विदेश में पैसे भेजना इनकम टैक्स का वायलेशन नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो बिफोर वी गो अहेड, आपने कहा कि जब आपका डिपुटेशन हुआ ईडी में तो बहुत लोग आना नहीं चाह रहे होते थे। Yes, that is true. तो इसका मतलब ये है कि अब लोग आना चाह रहे हैं, तो व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द पास्ट नहीं, मैं decade? बताता हूँ। करीब मुझे डायरेक्टर बने 5-6 महीने हुए होंगे या कम भी टाइम होगा। तो एक दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के थे श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका मुझे फ़ोन आया, कहते हैं आज कैबिनेट मीटिंग में ईडी का डिस्कशन हुआ है और एक मंत्री ये कह रहे हैं कि ईडी काम नहीं करती, तुम्हें क्या कहना है? तो मैंने कहा सर वो ठीक कह रहे हैं। ही वॉज सरप्राइज कि भाई ये अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करने की बजाय कह रहा है कि डिपार्टमेंट काम नहीं करता। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सर मेरे पास 2068 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और करीब 550 लोग हैं मेरे पास, तो 1/4 सैंक्शन स्ट्रेंथ से आप क्या चाहते हो? तो कहने लगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर इंसेंटिव देना चाहिए। जैसे विनीत नारायण का जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था सीबीआई ऑफिसर्स ईडी ऑफिसर्स को इंसेंटिव देंगे तभी वहाँ पर लोग आएंगे। तो आप इंसेंटिव दिलवाओ इक्वलेंट टू सीबीआई, राइट। और मैंने कि सेकेंडली सर हमारा जो लोअर लेवल है लाइक जॉइंट डायरेक्टर से नीचे डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये सारे डेपुटेशन पे हैं। एक्चुअली सर इसमें रिक्रूटमेंट जब फेमा आया था और जब तक पीएमएलए नहीं अच्छा चला तब तक इसमें रिक्रूटमेंट बंद हो गया था ईडी में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे होता है, सॉरी असिस्टेंट नहीं एईओ लेवल पे होता है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लेवल पे, वो बंद हो गया था। तो इंटरनल लोग कम थे, डेपुटेशन पर अधिक थे, तो डेपुटेशन यूपीएससी के थ्रू होता था और उसमें बड़े कम यूपीएससी सेलेक्ट करके भेजती थी। तो मैंने कहा जी सीबीआई में इंस्पेक्टर एंड बिलो वो सॉरी डीएसपी एंड बिलो वो डीओपीटी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, तो हमारा भी वही प्रोविजन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रपोजल भेजो। सो ये दोनों प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। तो एक तो इसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद लोग आने लगे ईडी में, और आज की डेट में फुल है सैंक्शन स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ फुल है। और अभी जहाँ तक मुझे पता है ईडी ने सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रपोजल भी भेजा हुआ है। सर आपके ईडी ड्यूरेशन में विजय माल्या वाला केस हुआ था जी, और रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था, मैंने पूरा देखा है बिकॉज मैं भी इनसाइट समझना चाहती थी कि वो क्या सोच रहे थे। बट आपका पर्सनली, क्योंकि आप उस टाइम इन्वॉल्व थे, आपका क्या थॉट है उसके अराउंड? ये विजय माल्या का जो केस है, पहली बात ईडी में तब आया जब ये भाग गया था। अच्छा, तो ये नहीं कह सकते कि केस आने के बाद भाग गया था। ओके। इन्होंने जो बैंक से पैसा लिया था, पहला क्वेश्चन है क्या कोई फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था, क्या कोई इन्होंने पहली चीज़ है कि अधिकतर जो लोग फ्रॉड करते हैं जब वो लोन लेते हैं तो उसमें अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं। दैट इज़ वन। इनके केस में भी इनकी जो ब्रांड वैल्यूएशन था, दो अलग अलग ब्रांड वैल्यूएशन हुए थे, एक कम एक ज़्यादा। अच्छा, उन्होंने कम वाला डिपॉजिट किया, सॉरी ज़्यादा वाला डिपॉजिट किया ताकि रोज़ी पिक्चर देखे। सेकेंडली एक और चीज़ होती है डेट इक्विटी रेशो। बैंक ये कहता है कि आपको इतना अपनी इक्विटी लानी पड़ेगी, प्रोमोटर्स की इक्विटी। हाँ, तो क्या क्या किया इन्होंने कि जो लोन आया उससे अपनी ही कंपनी के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू दिखाया कि उससे वहाँ से सामान आ रहा है। अच्छा, कोई सामान नहीं आया कोई सामान नहीं है। और पेमेंट कर दिया। अभी लोन ही जो है घूम के प्रमोटर के पास चला गया और प्रमोटर ने उसको इक्विटी दिखा दिया, यानी इक्विटी लगाई नहीं, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, जो पैसा बैंक से आया वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया था। इन्होंने उस पैसे को डिफरेंट जगह
डाइवर्ट कर दिया। मुझे इस समय एग्जैक्ट वो नहीं मालूम है कि कौन कौन सी जगह इन्होंने डाइवर्ट किया है, बट इन्होंने कई जगह उसको डाइवर्ट कर दिया। राइट। तो केस तो इनका बन गया। बैंक का जो इनकी देनदारी थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो 9,900 करोड़ थी। अच्छा। ठीक है, ये कहता 6,000 करोड़ बताया। ओरिजिनल ले लो, केवल विदाउट इंटरेस्ट ले लो, बट 9,900 करोड़ थी। अच्छा। इसका डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में इससे पहले, तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज अटैच की। इसको मौका दिया गया इंडिया वापस आ जाए, समन दिए गए, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ, वो भेजा गया इसको, बट ये आया नहीं इंडिया में वापस। बट ये बोल रहे थे कि मेरा पासपोर्ट ही वो कर दिया था इंडिया ने। पासपोर्ट बिल्कुल कर दिया था, ये इसलिए करा था, इसका पासपोर्ट रिवोक किया था इमीडिएटली जब ये भागा था, ताकि इंग्लैंड से और आगे कहीं ना भाग पाए। अच्छा। ये भी उम्मीद थी कि जब इसका पासपोर्ट रिवोक किया गया है तो यूके वाले इसको वापस भेज देंगे, जो नहीं हुआ। ओके। कि तो हमें पूरा जो है इंडिया को पूरा एक्सट्रेडिशन प्रोसेस करना पड़ा उसके लिए, लाने के लिए। लाने की। तो 2018 में एक और एक्ट आया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ओके। वो एक्ट ये कहता है कि अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का किसी ने ऑफेंस किया और वो विदेश से बाहर भाग गया है, तब उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जिसको किया जाता है, उसके एक इम्पैक्ट तो है कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है, वो अटैच की जा सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। तो ईडी ने करीब 14,000 14,500 करोड़ इसका टोटल अटैच किया। 9,900 करोड़ तो एक्चुअल क्राइम का था, और बाकी जो इसका लिया वो बेसिकली बिकॉज इसने इंडिया में नहीं आया, कोर्ट के सामने नहीं आया, इसलिए अटैच किया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में। ओके। उसमें एक और प्रोविज़न है, अगर कोई आदमी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है तो सिविल सूट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इंडिया में। अच्छा। ताकि एक प्रेशर है, बट ये नहीं आया उसके बावजूद। फिर वहाँ पर इंग्लैंड में प्रोसेस शुरू हुआ एक्सट्रेडिशन का, जो सीबीआई ने भी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी रिक्वेस्ट भेजी थी। वहाँ कोर्ट में पहले तो एग्जामिन हुआ क्या कोई ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ, प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि ड्यूअल क्रिमिनलिटी बहुत है, पीएमएलए तो हो जाएगा, लेकिन क्या सीबीआई का ऑफेंस बनता है नहीं बनता, क्या इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है नहीं की, दोनों चीज़ वो वेरीफाई करते हैं वहाँ पे। क्योंकि विदाउट ड्यूअल क्रिमिनलिटी एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता, जो वो यहाँ भी क्राइम होना चाहिए और वहाँ भी क्राइम होना चाहिए। तो कोर्ट वाज कन्विंस्ड कि फ्रॉड भी हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी हुआ है, तो उन्होंने डायरेक्शन थी कि इसको इंडिया भेजो। ही फॉट टिल द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। ओके। सब जगह से हार गया ये। अब एक ही स्टेप बचा है और वो हो नहीं रहा है कि होम सेक्रेटरी वहाँ के इसके एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर करें। अनऑफिशियली ये पता है कि भाई इसने असाइलम की कोई एप्लीकेशन दे रखी, वो पेंडिंग पड़ी है। ऑफिशियली कुछ नहीं पता अभी कि क्यों आ नहीं रहा है ये। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि एजेंसीज की जीत इस सेंस में है कि जो लीगल प्रोसेस है उसमें इसको लाने में सक्षम है। अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, उस कंट्री का जो प्रोसेस है ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल, उनके अपने कुछ चीज़ें होंगी जिस वजह से जो वो नहीं भेज रहे हैं इंडिया में। तो इसके केस में एविडेंसेस हैं। ओके। जी। तो अगर उन्होंने 9,900 करोड़ का वो किया था और ईडी ने 14,000 रिकवरी करी, जी। तो उसके बाद केस नॉर्मलाइज नहीं हो जाता? नहीं, केस नॉर्मलाइज इसलिए नहीं होता, देखो उसने एक क्राइम किया है। हाँ। क्राइम करने के बाद उसके पनिशमेंट तो उसको मिलेगा। ओके। अगर ये जाने से पहले, भागने से पहले बैंक का पैसा चुका देता, नॉर्मलाइज हो जाता। ठीक है। अब इसमें जो पीएमएलए में एक प्रोविजन है, सेक्शन 8 है, उसमें सेक्शन 8 पार्ट 8 है, ओके। जिसमें ड्यूरिंग ट्रायल भी जो विक्टिम है उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अच्छा। तो इसमें बैंक्स को काफ़ी कंपनसेशन हुआ है। बैंक के पैसे अपने थोड़ी हैं, पब्लिक के पैसे हैं। पब्लिक के पैसे। हाँ। तो उनको पैसे वापस भी मिले हैं। ओके। अभी हम बिकॉज ईडी अदरवाइज हमेशा न्यूज़ में रहती है। आपने अभी हम जब ब्रेक ले रहे थे आपने कहा
तो मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमें ईडी ने दिन भर बिठा के रखा और वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। ये जो मैं पुलिस के लिए कहा था, मैं ईडी के लिए भी कहूँगा कि इंटरोगेशन जो आर्ट है, इनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इंटरोगेशन कैसे करना चाहिए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर को भी इस आर्ट को सिखाना चाहिए। नाउ द अदर थिंग इज़, जो आपने बताया भी और विच इज़ देयर कि ईडी का पूरा बल जो है वो प्रेडिकेट ऑफेंस से आता है, जी। और मान लेते हैं कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस ही कल की डेट में प्रूव नहीं होता है तो ये पूरा क्वेश्चन ला देगा ईडी के सारे एक्शन पे भी एक तरह से। जी। तो ईडी कितनी प्रिपेयर्ड है, या क्या इस पर भी इनका फोकस रहता है कि जो मेन प्रेडिकेट ऑफेंस है उसका भी इन्वेस्टिगेशन सही से हो या ट्रायल सही से हो? ये इन्वेस्टिगेशन जो प्रेडिकेट ऑफेंस का एक अच्छी एजेंसीज कर रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग स्टेट्स के कर रहे होते हैं, जनरली ये करते हैं। अगर टेरर फाइनेंसिंग का है तो वहाँ NIA आ जाएगा। तो सारी एजेंसी अच्छी एजेंसी हैं, वो अपनी मेहनत से काम करती हैं, बट समटाइम्स कोर्ट की नज़र में एविडेंस सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि आपको कन्विक्ट करने के लिए क्रिमिनल केस में ऐसे एविडेंस होने चाहिए कि कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना हो। तो अगर उसमें छूटता है आदमी, तो सर्टेनली अगर मेन ऑफेंस नहीं हुआ तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ से आएंगे? तो ईडी का केस भी ख़त्म हो जाएगा उसमें। तो दोनों में कन्विक्शन होना चाहिए। ईडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेडिकेट ऑफेंस में कन्विक्शन होना चाहिए और PMLA में भी कन्विक्शन होना चाहिए, तभी उनकी सफलता है। अदरवाइज अगर एक जगह भी फेल होते हैं तो वो सफल नहीं माने जाएंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के ट्रायल्स बहुत दिनों से पेंडिंग हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जनरल प्रॉब्लम है हमारे जुडिशियल सिस्टम की। 5 करोड़ के करीब क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में। कई रीज़न है इसके। अभी नया BNSS आया है, उसमें कोशिश की है इन्होंने इसको कि टाइम बाउंड कराएं, बट हो नहीं पाता है। वन इज़ डेट आफ्टर डेट। अब वकील गया कोर्ट में, उसने देखा कि विटनेस आ गए, उसने कहा डेट ले लो। या कई बार जूनियर को भेज देते हैं कि सीनियर जो हैं दूसरे कोर्ट में बिजी हैं जिसमें नहीं आना उनको। देन क्रिमिनल की भी ये कोशिश रहती है कि डेट पड़ जाए, क्योंकि वो चाहता है विटनेस को विन ओवर कर ले। एक वो समस्या भी है। सेकेंडली, इतने ज़्यादा केस होने की वजह से कोर्ट जल्दी नहीं दे पाता डेट। तो या तो हमें नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर हमें केसेस को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें कि फॉर एग्जांपल छोटे केस हैं, उनको किसी जज को दे दें। इम्पॉर्टेंट केसेस को हमें डे टू डे ट्रायल कराना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल जो लोग हैं क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, उसके लिए 1 साल का टाइम रखा गया है, लेकिन 1 साल में कौन सा केस पूरा होता है? नहीं हो पाता। एंड शायद वो इसीलिए नहीं हो पाता कि जिस जज को स्पेसिफिकली पॉलिटिकल केस, क्रिमिनल केस देखने को कहा गया, वो और भी केस देखता है। तो मेरे ख्याल से हमारे जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम है और जजेस की कमी की वजह से भी है। जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि एक हम मैटर कर रहे थे MP MLA कोर्ट का, तो उनकी वाइफ ने कोई केस किया कि ये स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्राई होना चाहिए, और उसकी अपील लगभग 3 साल तक हाई कोर्ट में पड़ी रही कि क्या ये PMLA कोर्ट स्पेशल MP MLA कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा, और वो आज तक भी पेंडिंग है। एक जो मुद्दा आता है गवाहियों के विषय में, और जिसका खासकर अभी कुछ समय पहले दिल्ली में इसको लाने की कोशिश की गई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या जो पुलिस विटनेसेस हैं वो ऑनलाइन अपीयर हो सके, उनका और रिपोर्टिंग कर सकें कोर्ट में, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन दे सकें, जिसका वकीलों में भारी विरोध हुआ था। आप एज अ पुलिस पर्सनल उसको कैसे देखते हैं?
कि कोर्ट में जब क्वेश्चनिंग हो रही होती है, एक होगी फेस टू फेस क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, और एक हो गया ऑनलाइन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ईडी या पुलिस भी किसी को इंटरोगेट करती है, ऑनलाइन इंटरोगेशन नहीं करती। रीज़न भी ऑनलाइन इंटरोगेशन में उसने अपना प्लग ही निकाल दिया, जहाँ उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा उसने अपना प्लग निकाल दिया, कहा जी मेरा सिस्टम फेल हो गया, मैं क्या करूँ। तो जनरली और पर्टिकुलरली कोर्ट में तो और भी इम्पोर्टेंट है, वकील को ये देखना है कि आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये गवाह मौके पे था या नहीं था, गवाह झूठा है क्या। अब इसमें अगर उसको ये मौका मिल जाए किसी भी क्वेश्चन को डाइवर्ट करने का, इन द सेंस कि वो जवाब ही नहीं दे रहा, सिस्टम से बाहर हो गया, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कोर्ट में जो गवाही होती है वो रेयर केस में ऑनलाइन होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट विटनेस को तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो बहुत इम्पोर्टेंट विटनेस होता है, उसकी तो कोर्ट में ही गवाही होनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन। तो इसमें वकीलों ने बहुत, लॉयर्स कम्युनिटी ने बहुत इसका विरोध किया था, बाद में वो विड्रॉ भी हो गया। हालांकि उस पर भी कंट्रोवर्सी है क्योंकि उन्होंने टेम्पररीली अभी विड्रॉ किया उसको। दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन। The other question when I was asking you this about lawyers visiting police stations, जब कई बार कई केसेस में कुछ नहीं हो रहा होता है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, तो एडवाइस किया जाता है कि आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलें या उनके पास जाएं। तो उनसे मिलने के लिए क्या करना चाहिए और उनसे मिलकर क्या करना चाहिए एक लॉयर को? हर एक सीनियर ऑफिसर्स का टाइम ईयर मार्क है पब्लिक हियरिंग का। तो एक तरीका है कि आप उनके ऑफिस में फ़ोन करके टाइम ले लीजिए। एडवोकेट को टाइम दे देते हैं लोग, और उनको अपनी ग्रीवेंस बताइए। रिटर्न में ज़रूर ले जाएंगे, वर्बली बताने का फ़ायदा नहीं होता। एंड फिर आप रिक्वेस्ट करें उनसे, जी मैं 15 दिन बाद पता कर लूँ या 1 महीने बाद पता कर लूँ क्या हो रहा है इसमें। तो एक जब टाइम बाउंड हो जाता है तो दूसरा आदमी भी फीडबैक लेता है। जनरली जो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो खुद ही टाइम बाउंड कर देते हैं कि मुझे इतने दिन में इसका जवाब चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बहुत ही अर्जेंट कोई मैटर होता है तो कई बार वो 1 दिन में भी मांग लेते हैं, अभी आके बताओ। वेरी नाइस। एक जो प्रश्न मैं बहुत समय से सोच रहा था, ये मेरे पास और आप मिले हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कभी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर किसी वकील को रोक दिया जाए तो वो कहते हैं मुझे कि सर आपका चालान नहीं होगा, या क्योंकि हमें बताया गया कि वकीलों का चालान नहीं करना है या उनसे उलझना नहीं है कम से कम। तो so as a police personnel, when you are being trained, what are you being told about lawyers? और ट्रेनिंग में वकीलों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और मेरे विचार से ये भी नहीं कहना चाहिए कि जी हम आपको चालान नहीं करेंगे। अगर वहाँ नहीं करना मौके पे तो कम से कम नंबर नोट करके ई चालान कर दें। यस। सो अदरवाइज ट्रेनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉयर से कैसे इंटरेक्ट करें या उनसे कैसे डील करें? नहीं। There is nothing of that sort. सर आपके टेन्योर में आपने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस करे, ईडी के केसेस करे, और बाकी तो बहुत सारे होंगे ही। बट इन सारे प्रोसेस में जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, और ओबियसली सारे प्रेशर्स रहते हैं क्योंकि आप हाई पोजीशन में थे, इन सबको मैनेज करके आपने अपनी कामनेस और हम्बलनेस कैसे मेंटेन करा है? वो बहुत मुश्किल है। मैनेज करने के लिए आपकी रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इन व्हाट वे यू आर नोन बाय अदर्स। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं डीसीपी था, मेरा एक जो मिनिस्टर था बड़ा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट में, उससे कई बार आर्ग्यूमेंट्स हुए। लास्ट आर्ग्यूमेंट इस बात पे हुआ, उसने फ़ोन किया मुझे, कहा कि मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ
मैंने कहा सर भेज दीजिए, टाइम दे दिया। अब वो लैंड ग्रैबर थे, मुखर्जी नगर में कोई लैंड ग्रैब करना चाहते थे, मैंने उनको भगा दिया। अच्छा। अब मंत्री जी बहुत नाराज़, फ़ोन किया कि तुमने मेरे आदमी को कैसे भगा दिया। मैंने कहा सर वो लैंड ग्रैबर थे, मेरे आदमी थे। मैंने कहा सर उससे क्या हो गया सर, आपके थे या किसी के थे, गलत तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले भी बहुत करप्ट हैं। मैंने कहा सो यू आर। नाउ दिस बिकेम ए प्रॉब्लम। ओके। सो ही ट्राइड टू ट्रांसफ़र, गेट मी ट्रांसफर्ड। वो सब सीपी से मिले पहले, निखिल कुमार जी कमिश्नर थे, तो निखिल कुमार जी ने उनको मना कर दिया कि विल नॉट ट्रांसफर। फिर निखिल कुमार जी मुझे बता रहे थे उनको होम मिनिस्टर के यहाँ बुलाया गया, वहाँ पर ये भी बैठे थे अच्छा। और कहते इसको दिल्ली से बाहर ट्रांसफ़र करो। होम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मंगा ली थी मेरे बारे में। पहले। हाँ, तो उन्होंने कहा जी, सीपी से पूछा, सीपी ने कहा सर ऑफिसर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी ट्रांसफ़र करने में और ये ठीक भी नहीं है। तो होम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि आपको भी तो बिहेवियर सीखना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। नाउ दिस इज स्प्रेड, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपसे कोई बात नहीं करेगा फालतू। अच्छा। तो आपकी रेपुटेशन कैसी, जब हायर लेवल पे आप पहुंचते हैं, आपकी रेपुटेशन आपको सेव करती है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो आपको कोई ज़्यादा नहीं बोलता है। राइट। लेकिन अगर आप खुद ही पोस्टिंग की तरफ भाग रहे हैं कि मुझे पोस्ट दे दो, मैं जो कहोगे कर दूंगा, तब आप वल्नरेबल हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी ऑफिसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहिए और पोस्टिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए कहाँ पोस्टिंग हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्टिंग की कि अरे तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ होगी, जैसे इन्होंने कहा कंप्यूटर में हो गई, तो लोग समझते हैं पोस्टिंग अच्छी नहीं है। बट अगर आप अच्छे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपकी डिमांड होगी कहीं ना कहीं। सो आप वो गीता वाला वो सीक्वेंस बता रहे हैं कि कर्म करते जाओ, हाँ फल बिल्कुल जी, इवेंचुअली मिल ही जाएगा, बिल्कुल। है ना। सर, You can take up. बिफोर सिद्धार्थ आज आपने बाकी भी में जो मैंने देखा अवेलेबल इंटरनेट पे, वैसे भी उसमें सब ने आपसे यही पूछा है कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या करते हैं और अब कैसा लग रहा है आपको, आप जो भी आप नया कार्य कर रहे हैं उसमें। देखिए अभी मैं कई काम कर रहा हूँ। पहला तो लीगल फर्म है सर्कल ऑफ काउंसिल्स। सेकेंडली हमने एक ग्रामीण युवा केंद्र इंस्टीट्यूशन बनाया है, मैं हूँ उसमें और ऑफिसर्स भी हैं। पर्पज़ है कि रूरल एरिया से हम जो गरीब हैं, जो दिल्ली में नहीं रह सकते, फाइनेंसेस नहीं है उनके पास, बट टैलेंटेड हैं और सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं, तो हमने CSR से कुछ हॉस्टल लिए हुए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड उसमें उन बच्चों को फ्री रखते हैं। जो वो कोचिंग करना चाहें जिस इंस्टीट्यूट से, उनकी मर्जी है। मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ जिससे भी वो करना चाहते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको आप थोड़ा रिबेट दे दें, तो कुछ 50% दे देते हैं, कुछ कितना दे देते हैं, उनकी मर्जी है। उनको सूरजमल इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप भी दिलवा देते हैं ताकि उनके पैसे उनके पास कुछ आ जाए। हम उनकी मेंटरिंग करते हैं, मेंटल मेंटरिंग, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कुछ लोगों से लेक्चर भी दिलवाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर विषय में उनकी लगता है कि देशे की कमी हो रही है। जैसे मैं जाता हूँ तो सबसे बात करता हूँ, तो बताते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट के किसी प्रोफेसर को बुला के कोशिश करते हैं वो दूर हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा चल रहा है, पिछले 19 में शुरू किया था और हर साल 20 से 25 और अब तो 25 से 30 के बीच में होने लगे हैं, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी 168 बच्चे 2024 तक सेलेक्ट हो चुके हैं सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो एक ये बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि हम समाज को कुछ वापस दे रहे हैं। तीसरा, मैं भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो वो भी एक कह दो कि आप टाइम उसमें भी निकल जाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस सर। एंड चूँकि अपने क्या एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस विषय को सीखने में। हॉरोस्कोप कैसे देखते हैं, उसकी कितने तरह के टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल विंशोत्तरी दशा है,
एक तरीका है, जेमिनी सिस्टम अलग है, उसको कैसे देखते हैं, वर्चुअल को कैसे देखते हैं। तो मतलब जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको पढ़ाया जाता है वहाँ पे। 2 साल का कोर्स है भारतीय विद्या भवन में। तो हाँ, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाता हूँ। तो हस्त विद्या विज्ञान भी है क्या उसमें? हस्तरेखा नहीं, केवल हॉरोस्कोप। वेरी नाइस सर। Sir, now that you've come into law as a profession, I would also want to understand that what are the problems that you think are in this profession also. कुछ जैसे हमने भी आइडेंटिफाई करी हैं, हम कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि एक तो है ट्रस्ट डेफिसिट क्लाइंट और वकील के बीच में, कि कई बार क्लाइंट ख़राब एक्सपीरियंस से गुजरता है, उसका रेपुटेशन भी कई बार ख़राब होती है इस प्रोफेशन की। और दूसरा यह है कि यंग एडवोकेट्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी की भी कमी है। तो इस पे आप कुछ अगर ये जो आपने बात कही ना, यंग एडवोकेट्स, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम होता है शुरू के, मैं कहूँगा 7-8 साल। क्लाइंट देखता है कि जो रेप्यूटेड आदमी है उसके पास जाए, क्योंकि उसका केस है, इम्पोर्टेंट केस है। यंग एडवोकेट कितना भी इंटेलिजेंट हो, तो उसकी नंबर ऑफ ईयर से उसकी वो देखी जाती है रेपुटेशन जो है, कि भाई इसको 2 साल ही हुए हैं, उसको कुछ आता नहीं होगा, अभी तो 9 सीख किया है। राइट। तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है कई बार जी। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि यंग एडवोकेट्स को गाइडेंस की भी हो, और उनको केसेस भी कोई रेफ़र कर सके, भी तुम ये केस देख लो, चाहे छोटा केस हो, छोटे केस से ही आदमी धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ता है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि ट्रेनिंग ऑफ एडवोकेट्स, मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन एडवोकेट्स की डिफरेंट आयाम पर ट्रेनिंग ज़रूरी है, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। बहुत से एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जो अपने को अपग्रेड नहीं करते, बहुत से करते हैं, तो दोनों में धीरे धीरे फ़र्क आ जाएगा। जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, वो पर्सन टू पर्सन है जी। कौन सा आदमी कैसा है। सर्टेनली एडवोकेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है उसके क्लाइंट से, और कई बार लोग आते हैं बताते हैं जी वो हमारा एडवोकेट ही दूसरी साइड से मिल गया ना। इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो ये एक एडवोकेट की बात नहीं रह जाती। एक एडवोकेट इज़ अ कम्युनिटी। मैं जैसे पुलिस वालों से कहता था कि अगर आप कोई सड़क पे कोई गलत काम करते हो, ये आप नहीं कर रहे, ये एक पुलिस कर रही है, तो इमेज किसकी ख़राब होती है? आपके अलावा पूरी पुलिस की इमेज ख़राब होती है। ऐसी एक एडवोकेट के अलावा पूरी एडवोकेट्स की ख़राब होती है, बिकॉज वी आर आल्सो टाइप ऑफ यूनिफॉर्म एंटिटी। काला कोट तो है ही, तो यूनिफॉर्म एंटिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का कोई डिसिप्लिनरी फोरम बनाएं। मेरे ख्याल से होगा, जो हमारी एसोसिएशन है उसमें होगा, बट कितना इफेक्टिव है वो क्वेश्चन है सर। तो उसको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है वो कहीं कंप्लेंट कर सके, और लोगों उसको पता हो मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूँ, और उसका रिड्रेसल भी हो। थैंक यू सर। एक्चुअली हम कुछ वकील साथियों ने मिलके इन्हीं जो इश्यूज़ के बारे में हमने बात करी, उसके लिए एक मुहिम शुरू करी है। एक संस्था हम लोग सेटअप करना चाह रहे हैं जिसका नाम है त्रिजस फाउंडेशन। 3 इसलिए कि 3 लेवल पे हम एक कम्युनिटी ऑफ एडवोकेट्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, और जस्ट फॉर जस्टिस। और उस कम्युनिटी को बिल्ड करने का पर्पज़ ये है कि एक तो अगर हम उसमें एथिकल एडवोकेट्स को इंक्लूड कर पाएँ, तो जो ट्रस्ट गैप की हमने बात करी उस पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा यह है कि 3 लेवल की कम्युनिटी हम इसलिए चाह रहे हैं कि पहला लेवल होगा जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, जिनकी अभी हमने बात करी कि समस्या है, केस नहीं होते हैं, मेंटरशिप नहीं होती है, तो पहला लेवल वो। दूसरा लेवल जो एडवोकेट्स 15-20 साल का एक्सपीरियंस जिनका है,
वो एज मेंटोर्स इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इन यंग एडवोकेट्स को हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा लेवल है सर, जिनको हम स्टॉलवर्ड्स कह रहे हैं, जो महारथी हैं, जो बहुत अपना नाम बना चुके हैं इस प्रोफेशन में। वो लोग यहाँ पे एज अ गाइडिंग लाइट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फॉर दैट, फॉर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी, हम लोगों ने एक साइकिल यात्रा, न्याय चक्र साइकिल यात्रा शुरू करी। इस सैटरडे को हमने उसको फ्लैग ऑफ किया दिल्ली हाई कोर्ट से, एंड इट विल बी अ 35 डे साइकिल यात्रा फ्रॉम दिल्ली टू सेवाग्राम इन महाराष्ट्र। और इस बीच में हम लोग 25 लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम ट्राई करेंगे इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, और जितने लोग साथ जुड़ना चाहें उनको हम जोड़ना चाहेंगे इसमें। सो इफ़ यू हैव एनी वर्ड ऑफ एडवाइस कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं, और बेसिकली आपने ना बेसिकली दो चीज़ बताई, देखा जाए तो इंटीग्रिटी एंड मेंटरशिप। बेसिकली ओवरऑल पर्पज इसका ये होगा, इंटीग्रिटी के लिए वैल्यू सिस्टम, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो एक कैसे ऑर्गेनाइज करोगे वो देखना पड़ेगा कि कैसे हम वैल्यू सिस्टम के ऊपर लोगों को बार बार ट्रेनिंग दें, क्लास कोई लेक्चर करा दें कुछ। सेकंड जो आपने कहा मेंटरशिप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपको जो लोग हैं, जो मिडिल लेवल पे एडवोकेट्स हैं, जो मेंटरिंग का काम करेंगे, वो विलिंग होने चाहिए, उनके पास टाइम भी होना चाहिए थोड़ा, ताकि वो मेंटोर कर सके। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन से मेंटोर कर सकते हैं, कौन कौन मेंटरिंग चाहते हैं। बहुत से लोग मेंटरिंग ही नहीं चाहते आपसे जी। और फिर उनको कनेक्ट कराना, मेरे ख्याल से एक डाटाबेस आपको दोनों का बनाना पड़ेगा जी। और उनको कनेक्ट कराने का, ये इम्पोर्टेंट काम है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जो हमारा ये है त्रिजस फाउंडेशन, उसमें बेसिकली यही कार्य हो रहा है कि, और शायद दिल्ली में तो ये मेंटरशिप मिल भी जाती है क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स हैं और बहुत सारे तरह तरह के यहाँ पे सीनियर से आप मिल भी पाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ पर, क्योंकि यहाँ के वकीलों के साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ के वकील हर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी शायद और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में वकीलों के पास नहीं है, वो लोग वहीं पे लिमिटेड हैं। तो उन लोगों के लिए भी उन्हें इस नेटवर्क में जोड़ के और अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से, मेंटर्स से उनको ट्रेनिंग दिलवाना, ये हमारा प्राइमरी काम है। और अभी हमारी जो न्याय चक्र नाम की साइकिल यात्रा है वो चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ संदेश हमारे न्याय चक्र के साइकिलिस्ट के लिए भी दें। मैं यही कहूँगा कि जो आपका मार्ग है, जो भी आपने चुना है, उस पर अडिग रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू मैडम। And it was great conversation.